हाँ जी बच्चों, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एज यू ऑल नो, हमारे इंस्टीट्यूट ने आरटीपी फॉर जनवरी 2025 सीए फाउंडेशन एग्जाम्स रिलीज कर दिए हैं। और आज मैं इस वीडियो में आपके साथ उसी पर्टिकुलर आरटीपी का पूरा एनालिसिस करने वाला हूँ कि क्या क्या क्वेश्चंस इंस्टीट्यूट ने आरटीपी में सेट किए हैं और क्या उनके प्रॉपर आंसर्स होने चाहिए। एक एक क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर एनालाइज करेंगे, सॉल्यूशंस को देखेंगे, सॉल्व करेंगे और होपफुली ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। और मे बी कुछ क्वेश्चंस आपको इसी आरटीपी में से या इससे कुछ मिलते जुलते क्वेश्चंस अपने मेन एग्जाम में भी जनवरी 25 एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करें, जैसे कि हमारे एग्जाम का ट्रेंड रहता है, आपको पता है कि हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट है वो ट्रू फॉल्स में से पूछा जाता है। तो यहां पर भी अकॉर्डिंगली सबसे पहले इंस्टीट्यूट ने ट्रू फॉल्स हमारे सामने रखे हैं, ट्रू फॉल्स हमसे पूछे हैं। तो आओ जी डिस्कस करते हैं इंस्टीट्यूट ने ट्रू फॉल्स में से हमें क्या क्या पूछा है। स्टेट विद रीजन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। रीजन के साथ आपको बताना है कि ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है। फर्स्ट इज द डेबिट नोट्स इशूड आर यूज्ड टू प्रिपेयर सेल्स रिटर्न बुक। कह रहे हैं जो डेबिट नोट इशू होता है वो क्या सेल्स रिटर्न बुक के लिए इशू किया जाता है। तो बेटा मैंने आपको बताया दिस इज फॉर कैंसिलेशन ऑफ पर्टिकुलर सेल या परचेज के लिए डेबिट नोट क्रेडिट नोट बनाए जाते हैं। तो इसका जो ट्रीटमेंट है वो भी रिवर्स होता है। मतलब जैसे इन्होंने बोला यहां पर डेबिट नोट, तो डेबिट नोट का मतलब जो आपको बुक इससे रिलेट करती है वो ऑपोजिट बैलेंस की होनी चाहिए। और यहाँ पर ये लिख रहे हैं सेल्स रिटर्न बुक के लिए होता है। अब सेल्स रिटर्न का यू ऑल नो जो बैलेंस रहता है वो क्या रहता है, डेबिट। तो ये तो सेम बैलेंस हो गया, तो इसमें तो ये नहीं वर्क करेगा। तो इसका मतलब डेबिट नोट इशू किया जाता है बेटा परचेज रिटर्न बुक के लिए, और वो क्रेडिट नोट होता है जो इशू किया जाता है किसके लिए, सेल्स वाली रिटर्न के लिए। तो देखते हैं इंस्टीट्यूट इसका क्या सोल्यूशन देता है। तो इंस्टीट्यूट भी देखो बेटा बिल्कुल यही कह रहा है कि जो स्टेटमेंट है बिल्कुल फॉल्स है। फॉल्स द डेबिट नोट, और रीजनिंग भी उसने वही दिया, द डेबिट नोट्स इशूड आर यूज्ड टू प्रिपेयर परचेज रिटर्न बुक एंड नॉट सेल्स रिटर्न बुक। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज सेल ऑफ ऑफिस फर्नीचर शुड बी क्रेडिटेड टू पी एंड एल अकाउंट। ऐसा यहां पर क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। देखो जब आप सेल करोगे बेटा ऑफिस का फर्नीचर तो क्रेडिट किसको करोगे, क्या पी एंड एल अकाउंट को करोगे? नहीं सर, आप बेटा जर्नल एंट्री करके देख लो। जब हम ऑफिस फर्नीचर बेचेंगे तो क्या एंट्री होगी, अगर हमने मान लेते हैं क्रेडिट पे नहीं कैश में बेचा है तो बैंक अकाउंट डेबिटेड, और क्रेडिट किसको करेंगे, फर्नीचर को करेंगे। और ये क्या कह रहे हैं, क्रेडिट कर दो पी एंड एल अकाउंट को। भैया पी एंड एल अकाउंट में तो सिर्फ वो प्रॉफिट वाला एलिमेंट क्रेडिट होता है और इसमें प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस, ऐसा क्वेश्चन नहीं बता रहा। तो अगेन ये भी क्या हो जाएगा, हमारे लिए फॉल्स हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं इंस्टीट्यूट क्या आंसर कर रहा है। इंस्टीट्यूट भी कह रहा है फॉल्स, सेल ऑफ ऑफिस फर्नीचर शुड बी क्रेडिटेड टू फर्नीचर अकाउंट सिंस इट इज अ कैपिटल रिसीट। आप एसेट बेच के पैसा कमा रहे हैं तो यहाँ पर आपको क्रेडिट किसको करना है, फर्नीचर को। क्वेश्चन अकॉर्डिंगली फॉल्स हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो कह रहे हैं जो आउटस्टैंडिंग सैलरी फॉर द प्रीवियस ईयर है शैल बी शोन एज लाइबिलिटी इन द करंट ईयर बैलेंस शीट। क्या इसको लाइबिलिटी दिखाना ठीक रहेगा इन द करंट ईयर बैलेंस शीट? देखो आउटस्टैंडिंग सैलरी थी प्रीवियस ईयर की, प्रीवियस ईयर का मतलब पिछला साल, तो पिछले साल की अगर आउटस्टैंडिंग है तो मे बी इस साल में तो वो पे भी हो सकती है, फिर तो वो आउटस्टैंडिंग रहेगी नहीं, लाइबिलिटी रहेगी नहीं। और वो कह रहे हैं कि करंट ईयर की बैलेंस शीट में क्या इसको लाइबिलिटी दिखाना सही है? आंसर इज फॉल्स, बिल्कुल भी सही नहीं है। ये पिछले साल आउटस्टैंडिंग थी तो ये आपकी पिछले साल की बैलेंस शीट में लाइबिलिटी दिखनी चाहिए थी, करंट ईयर की बैलेंस शीट में लाइबिलिटी नहीं दिखेगी क्योंकि हमें नहीं पता, मे बी इट कुड बी पेड इन द करंट ईयर। तो देखते हैं क्या सोल्यूशन। तो वही कह रहे हैं फॉल्स, इट शैल बी डिस्क्लोज एज करंट लायबिलिटी इन द ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग का मतलब वही है प्रीवियस बैलेंस शीट, पिछली बैलेंस शीट में दिखा रहे हो बहुत बढ़िया, लेकिन करंट ईयर में इसको लायबिलिटी में हम लोग नहीं दिखा सकते। आगे चलो जी। व्हेन क्लोजिंग इन्वेंट्री इज ओवरस्टेटेड, जब क्लोजिंग इन्वेंट्री या क्लोजिंग स्टॉक ओवरस्टेट करता है, अमाउंट ज्यादा लिखा जाता है, तो कह रहे हैं जो नेट इनकम है अकाउंटिंग पीरियड की वो कम हो जाती है। अरे भैया तुमने तो ये स्टेटमेंट अगेन फॉल्स कर दी, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक और जो आपकी नेट इनकम, ये जो प्रॉफिट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे से। और आपने बोला कि वो कम हो जाएगा प्रॉफिट। आओ एक बार इसको हम लोग थोड़ा सा सोच के करते हैं। ये हम लोग एक बना लेते हैं नन्ना मुन्ना सा ट्रेडिंग अकाउंट। तो ये है बेटा हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, और ट्रेडिंग अकाउंट में यू ऑल नो यहां पर क्रेडिट साइड में आता है बाय क्लोजिंग स्टॉक, और डेबिट साइड में हम लोग लिखते हैं टू ग्रॉस प्रॉफिट। अब क्वेश्चन हमें कह रहा है अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर स्टेटेड है, मतलब अगर हमारी यहां पर क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ा दिया गया, तो यू ऑल नो जब ये बढ़ेगा तो ऑब्वियसली इसका टोटल भी बढ़ेगा।
और जब टोटल बढ़ेगा तो बैलेंस करने के लिए मुझे जीपी भी बढ़ाना पड़ेगा। इसका प्रॉफिट पे डायरेक्ट इंपैक्ट आता है। अगर क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी साइमल्टेनियसली बढ़ेगा। और इन्होंने क्या बोला कि क्लोजिंग स्टॉक बढ़ रहा है, नेट इनकम घट रहा है, अंडरस्टेट हो रहा है, तो अगेन क्या हो जाएगा, बिल्कुल फॉल्स, क्योंकि नेट इनकम भी यहां पर कॉरेस्पॉन्डिंगली बढ़ना चाहिए। तो देखते हैं क्या आंसर दिया। When closing inventory is overstated, net income for the accounting period will be overstated। ये भी बेटा overstate होना चाहिए, वो यहां पर आपको ये आंसर दिया जा रहा है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The results and position disclosed by final accounts कह रहे हैं are not exact। जो रिजल्ट आते हैं या जो पोजीशन आती है वो एग्जैक्ट नहीं होती, 100% एक्यूरेट नहीं होती। बेटा ये अगेन स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, ट्रू है, क्योंकि ये तो हमारी अकाउंटिंग की लिमिटेशन ही है। अकाउंटिंग में हम बहुत सारी एजम्पशन लेते हैं, हम अकाउंटिंग में बहुत सारी पॉलिसीज के हिसाब से अकाउंटिंग को करते हैं, अकाउंटेंट की कुछ पर्सनल जजमेंट होती हैं अकाउंटिंग में, और भी कुछ छोटी छोटी कन्वेंशन जो प्रथाएं होती हैं उनको हम लोग फॉलो करते हैं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, या कह सकते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। तो ये सब चीजें वो बोलता है हमें कि क्लोजिंग स्टॉक शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट या एनआरवी विच एवर इज लोअर। हम मान ही तो रहे हैं कि दोनों में से हम कम ले रहे हैं कि कम पे बिकेगा, क्या पता फ्यूचर में क्लोजिंग स्टॉक आपका महंगा बिक जाए, तो प्रॉफिट कोई एग्जैक्ट नहीं हो सकता। ये तो अकाउंटिंग की ऑब्वियसली लिमिटेशन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। आओ जी देखते हैं इंस्टीट्यूट का आंसर। ट्रू, दे आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ assumptions, कन्वेंशंस, कॉन्सेप्ट एंड पर्सनल जजमेंट ऑफ द पर्सन। जो उसको प्रिपेयर करता है वो पर्सनल एक एलिमेंट भी इसमें इन्वॉल्व रहेगा। नेक्स्ट इज इन केस ऑफ पब्लिक हॉलीडे, जो ड्यू डेट है बिल की वो फॉल करती है नेक्स्ट वर्किंग डे पे, ऐसा बोल रहे हैं पब्लिक हॉलीडे के दिन पे। आपको दो तरीके की मैंने छुट्टियां बताई थी कि नहीं। एक मैंने आपको छुट्टियां बताई थी पब्लिक हॉलीडे की बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, और दूसरी बताई थी मैंने आपको इमरजेंसी वाली हॉलीडे, जैसे कि कोई रॉयट्स हो गए, कोई बड़े लीडर की डेथ हो गई, या और भी कोई दिक्कत हो गई। तो अगर पब्लिक हॉलीडे होगा जैसे कि 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, गांधी जयंती वगैरह, इसकी छुट्टियां सबको पहले से पता है कि ये इन्हीं दिनों में फॉल करेगा। तो यहां पर ड्रॉई को बोला जाता है कि तुम्हें वन डे बिफोर या कह सकते हैं प्रीसीडिंग डे पे ही पेमेंट कर देनी चाहिए, एक दिन पहले करनी पड़ेगी। और अगर इमरजेंसी हॉलीडे जिसके लिए कोई भी प्रिपेयर नहीं करता, तो इसके लिए आपको सक्सीडिंग डे मतलब एक दिन और फालतू दिया जाता है, आप नेक्स्ट डे में पेमेंट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि पब्लिक हॉलीडे है और डेट ऑफ बिल कह रहे हैं नेक्स्ट वर्किंग डे पे होगा, तो आंसर हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि पब्लिक हॉलीडे में नेक्स्ट डे नहीं होता, पब्लिक हॉलीडे में प्रीसीडिंग या कह सकते हैं वन डे बिफोर होता है। ओके जी, तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो एक बार चेक करते हैं इंस्टीट्यूट का आंसर। फॉल्स इन केस ऑफ पब्लिक हॉलीडे द ड्यू डेट ऑफ बिल फॉल्स ऑन द प्रीसीडिंग वर्किंग डे, एक दिन पहले यहां पर आपको काम करना पड़ेगा। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहे हैं गुडविल जो है वो इनटेंजिबल एसेट है, इस वजह से इसको वैल्यू नहीं किया जाता। बताओ भाई, ये भी कोई बात हुई? गुडविल का तो हमने पूरा टॉपिक पढ़ा है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के नाम से पार्टनरशिप के अंदर। तो भाई ये भी आपकी स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। हाँ इनटेंजिबल एसेट है ये ठीक है, लेकिन इस वजह से वैल्यू नहीं की जाती, ये तो बात भैया बिल्कुल भी हमें हजम नहीं हुई। तो फॉल्स, इवन दो गुडविल इज इंटेंजिबल एसेट इट कैन बी वैल्यूड इन टर्म्स ऑफ मनी, इट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ फिजिकल यूनिट। और बहुत सारे मेथड्स हैं इसके वैल्यूएशन के जो आपने पढ़े हुए हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, एन्युटी मेथड, देयर आर एन नंबर ऑफ मेथड्स। चलो जी आगे चलें। इसके बाद क्या कह रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, वेयर अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज अ सेपरेट ट्रेडिंग एक्टिविटी, द प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम द ट्रेडिंग अकाउंट शैल बी ट्रांसफर्ड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एट द टाइम ऑफ कंसोलिडेशन। कह रहे हैं अगर कोई एक एनपीओ है जो एक अलग ट्रेडिंग एक्टिविटी के तौर पे काम कर रही है और उसका जो प्रॉफिट लॉस होता है उस पर्टिकुलर ट्रेडिंग वाले एक्टिविटी से, तो क्या हमको उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर कर देना चाहिए? अब ये तो बेटा आपको एनपीओ का टॉपिक थोड़ा सा दिमाग में लाना पड़ेगा। और यू ऑल नो कि जब भी हम एनपीओ में अकाउंट बनाते थे वो हम लोग पी एंड एल अकाउंट नहीं बनाते थे, उस अकाउंट का नाम क्या होता था, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो आंसर बिल्कुल ठीक है, ट्रू है बिल्कुल कि यहां पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ही बनाया जाएगा। देखो जी ट्रू, वेयर इन केस ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटीज फॉर एनपीओ द प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम सच एक्टिविटी इज टू बी ट्रांसफर्ड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एट द टाइम ऑफ कंसोलिडेशन। जब आप उसको सब चीजों को ट्रांसफर करेंगे तो आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ही यहां पर डालना होगा। ओके जी आगे चलते हैं जी नेक्स्ट पॉइंट, द फर्म विल रिसीव सरेंडर वैल्यू ऑफ द जेएलपी ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर। क्या फर्म को सरेंडर वैल्यू मिलती है एट द टाइम ऑफ डेथ? डेथ ये हो गई
पॉलिसी जिसके लिए ली थी वही काम हो गया, तो क्या सिर्फ सरेंडर वैल्यू मिलेगी? आंसर इज फॉल्स। अगर डेथ हो जाती है तो फर्म को पूरा का पूरा सम एश्योर्ड मिलेगा, पूरा का पूरा पॉलिसी अमाउंट मिलेगा जितना उसमें सम एश्योर्ड था, सिर्फ सरेंडर वैल्यू यहां पर नहीं मिलेगी। तो देखते हैं जी आंसर, फॉल्स, द फर्म विल रिसीव फुल वैल्यू ऑफ सम एश्योर्ड ऑन द जेएलपी ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर। आगे चलते हैं जी, नेक्स्ट, Company X Limited is incurring huge losses. The BOD are of the opinion that in case of losses there is no need to pay interest to debenture holder. देखो क्या कह रहे हैं, क्योंकि कंपनी को बहुत लॉसेस हुए हैं इसलिए वो कह रहे हैं कि भैया कंपनी यहाँ पर इंटरेस्ट ही नहीं देगी डिवेंचर होल्डर को, कंजूसी कर जाएगी कि हमारे लॉस हो रहे हैं तो हम आपको क्यों इंटरेस्ट दें। क्या ये काम कभी डिवेंचर होल्डर के साथ किया जा सकता है? आंसर इज नो। तो ये भी स्टेटमेंट हो जाएगी फॉल्स। डिवेंचर होल्डर जस्ट लाइक यू आर लेंडर, जैसे हम लोग लोन लेते हैं बैंक से तो हमें बैंक को इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, लोन भी चुकाना ही पड़ेगा, फिर चाहे हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हो या लॉस हो उससे कोई मतलब नहीं है। वो कोई इक्विटी शेयर होल्डर नहीं है जो आपके लॉस को बियर करेंगे। तो अगेन ये फॉल्स हो जाएगा और पक्का पक्का ये इंटरेस्ट देना ही पड़ता है। तो फॉल्स, even if the company incurs losses it has to pay interest on debenture being debts on the company and debenture holder are not concerned with the profit or loss, उनको इससे कोई लेना देना नहीं है। the interest is to be paid at the rate fixed at the time of issue of debenture, जो फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर पे दिया जाता है। जैसे आप लोग देखते हैं 12% डिबेंचर्स, तो बेटा ये जो 12% लिखा होता है ना ये और कुछ नहीं, ये वो रेट ऑफ इंटरेस्ट ही होता है जो डिबेंचर होल्डर को फेस वैल्यू पे हर एक कीमत पे दिया जाएगा, चाहे कोई भी सिचुएशन से कंपनी फेस करे। हाँ, फिर चाहे वो क्वार्टरली बेसिस पे दे, सेमी एनुअली दे, एनुअली दे, वो उस कंपनी का कंसर्न है, लेकिन देना तो भैया पक्का पक्का पड़ेगा। चलिए जी, तो ये होगा हमारे ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन। अब आगे चलते हैं, ऑन इंस्टीट्यूट ने क्या पूछा, एनालिसिस करते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन, आपको पता है फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन क्या क्या होती हैं, बेसिकली सीएजी। सीएजी का मतलब कंसिस्टेंसी रखना, एक्रूवल कॉन्सेप्ट फॉलो करना, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट फॉलो करना, और अकाउंटिंग पॉलिसीज के बीच में आपको यहाँ पर डिस्टिंग्विश करना है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एक जनरल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन तो वही कह रहे हैं, देयर आर 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड एक्रूवल, and there is no single list of accounting policies which are applied in all circumstances. As a result there may be different accounting policies adopted by different enterprise. हर एक enterprise अलग अलग accounting policy भी opt कर सकती है, उनको बिल्कुल allowed है। No disclosure is required if all the fundamental accounting policies have been followed. ये तो लिखा ही हुआ है AS1 में भी कि अगर आपको अकाउंटिंग पॉलिसीज, आपने अकाउंटिंग एजम्पशन फॉलो करी हैं तो कोई डिस्क्लोजर नहीं करना, वो तो मानते हैं कि आपको करनी है। लेकिन अगर इनकेस आपने ये फॉलो नहीं करी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ही आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा कि मैंने इन पॉलिसीज को, इन एजम्पशंस को फॉलो नहीं करा। लेकिन यहां पर डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड इफ पर्टिकुलर अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करते हैं तब। ये एक डिस्टिंक्शन है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अकाउंटिंग एजम्पशन को तो जब फॉलो नहीं करेंगे तो डिस्क्लोजर देंगे, और अकाउंटिंग पॉलिसी को जब फॉलो करेंगे तब डिस्क्लोजर देंगे। नेक्स्ट इज, if fundamental accounting assumption is not followed it is to be disclosed, वही अभी जो मैंने आपसे बात करी। एंड यहाँ पर लिखा है if the policy is changed in subsequent year, अगर आप नेक्स्ट ईयर पॉलिसी चेंज करते हैं, the effect of such change should be disclosed, कि उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा पॉलिसी चेंज करने से, फीफो से लीफो पे आ गए, प्रॉफिट में इम्पैक्ट पड़ेगा, तो वो सब चीजें आपको यहाँ बतानी पड़ेगी। देयर इज नो ऑप्शन टू चूज फंडामेंटल अकाउंटिंग एग्जाम्पशन, यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है, आपको फंडामेंटल अकाउंटिंग एग्जाम्पशन फॉलो करनी ही करनी है एट एनी कॉस्ट, बट द फर्म हैज एन ऑप्शन टू सिलेक्ट अ पर्टिकुलर पॉलिसी, कि वो कोई भी पॉलिसी सिलेक्ट कर सकते हैं, वहां आपको ये ऑप्शन दिया। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है इंस्टीट्यूट, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी में हैव अ मटेरियल इफेक्ट, अगर आप चेंज करते हैं अकाउंटिंग पॉलिसी, ये मटेरियल इंपैक्ट के इफेक्ट लाती है ऑन आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक्सप्लेन करो स्टेटमेंट को और साथ में कोई एक एग्जांपल दो, ऐसा बोल रहे हैं। तो बिल्कुल अगर आप अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज करते हैं तो ये मटेरियल इफेक्ट लाती है, जैसे कि कॉस्ट फॉर्मूला यूज कर लिया इन्वेंट्री वैल्यूएशन का, पहले वेटेड एवरेज था, या फीफो यूज कर लिया, तो आप कोई भी मेथड यूज करते हैं, आपने पढ़ा इन्वेंट्री टॉपिक में, सेम क्वेश्चन लेकिन अलग अलग मेथड होंगे, तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू अलग अलग आएगी, और जब क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू अलग अलग आएगी तो इसका मतलब प्रॉफिट भी अलग अलग आएगा, तो ये मटेरियल इंपैक्ट डालता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। तो अनलेस द इफेक्ट ऑफ सच चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज क्वांटिफाइड, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नॉट हेल्प द यूजर्स ऑफ अकाउंट, जब तक कि आप उसका इंपैक्ट नहीं बताएंगे प्रॉफिटेबिलिटी पे कितना पड़ा, जो आपने पॉलिसी ऑप्ट की है, उसके बिना फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ना यूजर के लिए आसान नहीं होगा, इसलिए आपको उसका इंपैक्ट बताना पड़ेगा कि मैं फीफो से लीफो में गया, इसलिए प्रॉफिट मान लेते हैं 50,000 रुपए ज्यादा आ रहा है या कम आ रहा है, तो आपको बताना पड़ेगा, जिससे रीडर एश्योर हो कि भैया पॉलिसी चेंज करने की वजह से प्रॉफिट बढ़ा है, अदरवाइज कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है, या वाइसा वर्सा।
कि पॉलिसी चेंज करने की वजह से प्रॉफिट थोड़ा कम हुआ है, एक्चुअल में कोई प्रॉफिट कम नहीं है, कंपनी अच्छा काम कर रही है। तो ये चीजें आपको बेटा यूजर को जरूर जरूर बतानी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या पूछा इंस्टीट्यूट ने। अगले क्वेश्चन में वो जर्नल एंट्री पूछ रहा है, जो आप लोगों ने कहीं ना कहीं स्कूल लेवल से भी पढ़ी हुई है। जर्नल एंट्री बेस्ड क्वेश्चन है, पास जर्नल एंट्री इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अगेन ये आपके भी एग्जाम में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो एबीसी पार्ट होता है उसमें बीएससी पार्ट में पूछा जा सकता है। चलिए जी, क्या पूछ रहे हैं। रनिंग बिजनेस वाज परचेज बाय मोहन विद द फॉलोइंग एसेट एंड लायबिलिटी। एक रनिंग बिजनेस, चलता हुआ बिजनेस खरीद लिया, और उसमें क्या क्या खरीदा, कैश, लैंड मिल गई, फर्नीचर मिल गया, स्टॉक मिल गया, क्रेडिटर्स, बैंक ओडी, ये तो हमारी बेटा क्या हो गई, लायबिलिटी हो गई। बाकी सारे हमारे एसेट्स हैं। तो बहुत सिंपल एंट्री है, एसेट्स को सबको डेबिट करेंगे, लायबिलिटी बैंक ओवरड्राफ्ट को क्रेडिट करेंगे, और जो आपकी बैलेंसिंग फिगर है वो आपकी क्या हो जाएगी, कैपिटल अकाउंट आपकी बैलेंसिंग फिगर हो जाएगी। तो देखते हैं बेटा इंस्टीट्यूट क्या आंसर कर रहा है। बिल्कुल वही, कैश डेबिट, लैंड डेबिट, फर्नीचर डेबिट, स्टॉक डेबिट, क्रेडिटर्स को क्रेडिट किया, बैंक ओवरड्राफ्ट को क्रेडिट किया, और कैपिटल अकाउंट हमारी यहाँ पर आ गई बैलेंसिंग फिगर बीइंग कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस बाय मोहन बाय टेकिंग ओवर अ रनिंग बिजनेस। ओके, क्रेडिटर्स भी था यहाँ पर, ये भी बेटा लायबिलिटी। चलो जी, इसके बाद कुछ जीएसटी रिलेटेड क्वेश्चन है। सोल्ड कर दिए गुड्स गगनदीप को 1 लाख रुपए के, ट्रेड डिस्काउंट है 20% और फिर आईजीएसटी लगा दिया 12%। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 लाख के गुड्स सोल्ड करे, 20% तो क्या हो गया, ट्रेड डिस्काउंट, तो 1 लाख का 20% कितना हो गया, 20,000। 20,000 माइनस करेंगे तो कितने की आपकी सेल्स रह जाएंगी, ये रह जाएंगी 80,000 की, और 80,000 में फर्दर आईजीएसटी चार्ज हो गया, जो कि कितना हो जाएगा, जो कि आपको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9600 का। तो टोटल जो आपकी सेल्स रहेगी वो हो जाएगी 89,600। बस बेटा इसी की आपको यहाँ पर एंट्री करनी है। आपने गुड्स सोल्ड करे हैं तो आप एंट्री यहाँ पर कर लेंगे। क्या होगी एंट्री, गगनदीप अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि गगनदीप अब आपका क्या बन गया, डेटर। और आपको पता है पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, हाँ जी, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो रिसीवर कौन है, गगनदीप है। टू सेल थी 80,000 की, बाकी आउटपुट जीएसटी बन जाएगा, क्योंकि आपके ऊपर लाइबिलिटी है और आपको ये गवर्नमेंट को जीएसटी का जो कंपोनेंट है जो आपने 9600 चार्ज किया, ये आपका सेल का पार्ट नहीं बन सकता, आपको गवर्नमेंट को सबमिट कराना पड़ेगा। इसलिए बेटा ये आपकी लाइबिलिटी है, और आपको अच्छे से पता है लाइबिलिटीज को हमेशा क्रेडिट किया जाता है, एंड सेम वे यहाँ पर क्रेडिट होगा। कैलकुलेशन मैंने आपको पहले ही बता दी थी। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वे ऑफ फ्री सैंपल, गुड्स बांट दिए फ्री सैंपल में। जब आप गुड्स को बेटा बांटते हैं तो क्यों बांटते हैं फ्री में, जिससे आपकी एडवर्टीजमेंट हो। तो ये आपकी एडवर्टीजमेंट हुई है, लेकिन इसमें एडवर्टीजमेंट में आपका पैसा नहीं गया, आपकी तरफ से गुड्स गए हैं। तो एंट्री विल बी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस डेबिटेड टू परचेजेस, आपका परचेजेस गुड्स कम हो गए, और आप इसको यहां पर इस अमाउंट से लिखेंगे। कभी कभी इस क्वेश्चन में ना ऐसा लिखा हुआ आता है कि कॉस्ट है 10,000 और सेलिंग प्राइस है 12,000 की, अगर हम इसको बेचते तो 12 का बेचते। तो भी बेटा ध्यान रखना, आपको ड्रॉइंग्स के लिए हमेशा गुड्स की कॉस्ट ही लेनी होती है, आप कभी भी सेलिंग प्राइस को यहाँ पर नहीं लेंगे। ओके जी, क्योंकि गुड्स आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, मतलब खुद के लिए बेसिकली या एडवर्टीजमेंट के लिए ले रहे हैं, तो चाहे ड्रॉइंग्स हो या एडवर्टीजमेंट हो, अगर आप खुद के लिए या आप बिजनेस के लिए लेंगे, बेचेंगे नहीं, तो आपके लिए हमेशा वो कॉस्ट वैल्यू ही रेलेवेंट है, सेलिंग प्राइस को हमें कुछ भी नहीं करना होता। नेक्स्ट पॉइंट, गुड्स लिस्ट प्राइस 40,000 के, अब क्या होगा, गगनदीप ने बेटा रिटर्न कर दिए। अब ये गगनदीप वही है जो हमारे पास सेकंड पॉइंट में आया था। तो गगनदीप ने जब रिटर्न करे तो हमें जो जीएसटी चार्ज करा था वो भी हमें रिवर्स करना पड़ेगा। तो कितने के हैं, ये 40,000 रुपए के हैं। तो अब देखो कितना अमाउंट बनेगा, 20%, इस पे भी ट्रेड डिस्काउंट चल ही रहा था, तो 40,000 का 20% कितना हो गया, 8,000। तो ये आ गया 32,000, लेकिन 32,000 में जीएसटी भी लगा होगा, कितना, 12%। 32,000 का जो 12% है वो आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3840। तो टोटल जो सेल्स रिटर्न है वो हो गई 35,840। ओके जी, तो देखते हैं क्या एंट्री होगी। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड 32,000, ये मैंने आपको बताया कैसे आ गया। 40,000 की सेल्स रिटर्न थी, लेकिन 20% तो ट्रेड डिस्काउंट ही था, तो इसका मतलब इफेक्टिवली सेल्स रिटर्न हुई 32,000 की, और 32,000 का जो 12% है आउटपुट जीएसटी आईजीएसटी आपको रिवर्स करना पड़ेगा, तो आपने डेबिट कर दिया टू गगनदीप, कितना, 35,840। ओके जी, इसको हमने रिवर्स किया। देखो जब हमने यहाँ पर आउटपुट आईजीएसटी या जीएसटी को क्रेडिट किया था तो हमने जीएसटी को लाइबिलिटी बनाया था, यहाँ जब सेल ही कैंसिल हो गई तो लाइबिलिटी भी मैंने रिवर्स कर दी बाय डेबिटिंग आउटपुट जीएसटी अकाउंट। चलो जी, इसके बाद लास्ट पॉइंट, कुलदीप बिकम इंसॉल्वेंट एंड कुड ओनली पे या कुड पे ओनली 50 पैसा रुपी, और आपको उससे 6,000 रुपए लेने थे।
तो 6,000 का 50% मतलब सिर्फ 3,000 रुपए ही आपको यहाँ पर कुलदीप से मिले। तो क्या एंट्री करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट 3,000 रुपए, बैड डेट डेबिटेड 3,000 रुपए और कुलदीप से कितने लेने थे, 6,000 रुपए। ये सिमिलर एंट्री आप लोग बेटा बिल्स ऑफ एक्सचेंज में भी इंसॉल्वेंसी के केस में देखते हैं, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। 50% आपको मिल गया, 50% बैड डेट में हो गया और टोटल मिलना था 6,000 रुपए। वेरी वेरी सिंपल, यहां पर आपसे एंट्री पूछी गई है। ठीक है जी, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो आपसे कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बीच में क्लासिफिकेशन पूछ रहा है, जिसको भी हमने क्लास में अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। देखते हैं हम पहचान पाते हैं कि नहीं। क्लासीफाई द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर एज कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या रिसीट। और इसको कराने से पहले मैं आपको कुछ बता देता हूं, कैपिटल और रेवेन्यू को किस तरीके से छांटते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखो मैंने आपको बताया पहले भी, कैपिटल ट्रांजेक्शन वो होती है बेटा जो आपकी बैलेंस शीट में चेंज लाए, या यूं बोलो तो एसेट और लाइबिलिटी में चेंज लाए। और रेवेन्यू वो ट्रांजेक्शन होती हैं जो आपके P&L में इंपैक्ट डाले, या कह सकते हैं प्रॉफिट लॉस पे जिसका इंपैक्ट पड़े। अगेन कैपिटल वो होती है जो आपके बिजनेस की प्रोडक्टिव कैपेसिटी को बढ़ाए, ऐसे पता चले कि इसके बाद अब प्रोडक्टिविटी ज्यादा बढ़ेगी, या कोई एडिशनल कंपोनेंट आपने किसी चीज में ऐड ऑन किया है। ओके, और रेवेन्यू का मतलब होता है जस्ट आपने कोई रिपेयर कराई है, या आपने कोई छोटी मोटी रेनोवेशन करी है जिससे कोई प्रोडक्टिव कैपेसिटी नहीं बढ़ रही, या आपके पास पहले भी था लेकिन आप खुद से ही फुल कैपेसिटी पे काम नहीं कर रहे थे, तो आपने उसको साफ सफाई करा ली, अब वो मशीन पूरी कैपेसिटी पे काम कर रही है, तो वो रेवेन्यू होगी। लेकिन अगर आपने उसमें कोई ऐसा कंपोनेंट ऐड कराया जिसके बाद उसकी कैपेसिटी बढ़ रही है, तो वो आपके लिए कैपिटल ट्रांजैक्शन हो जाएगी। कैपिटल ट्रांजैक्शन जनरली बहुत कम होती है फ्रीक्वेंसी, इसकी लेस फ्रीक्वेंसी होती है, रोज रोज नहीं करवा सकते। और रेवेन्यू ट्रांजैक्शन थोड़ा रेगुलर नेचर का होता है, ये थोड़ा ज्यादा बार किया जा सकता है। ये सब हिंट्स हैं किसी भी ट्रांजैक्शन को कैपिटल या रेवेन्यू में कैटेगराइज करने के लिए, तो इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हो अब हम लोग यहाँ कैटेगराइज करें। एन एक्सटेंशन ऑफ रेलवे ट्रैक इन द फैक्ट्री एरिया, फैक्ट्री एरिया में रेलवे ट्रैक का एक्सटेंशन किया, तो ऑब्वियसली बात है रेलवे ट्रैक आपने और ज्यादा बिछाए होंगे ट्रैक, और ज्यादा आपने एक्सपेंडिचर किया, तो ऑब्वियसली ये आपके लिए कौन सी ट्रांजेक्शन हो जाएगी, कैपिटल ट्रांजेक्शन। इसके बाद अमाउंट स्पेंट ऑन पेंटिंग द फैक्ट्री, अब पेंट करा रहे हैं फैक्ट्री में, भैया पेंट कराने से लेबर कोई ज्यादा काम नहीं करने लग जाएगी, या आपका प्रोडक्ट नहीं बनने शुरू हो जाएंगे, प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगी, पेंट आप कराते रहो, तो पेंट एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये बिल्कुल भी कैपिटल नहीं। पेमेंट ऑफ वेजेस फॉर बिल्डिंग अ न्यू ऑफिस एक्सटेंशन, अब आपने नया ऑफिस को बढ़ा दिया, एक्सटेंशन का मतलब होता है बढ़ाना, तो जब आपका ऑफिस बढ़ेगा तो और प्रोडक्शन बढ़ेगी, या और भी चीजों में आपको बेनिफिट मिलेगा, कुछ एड ऑन हो रहा है कंपोनेंट, तो आपके लिए क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। नेक्स्ट इज प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, प्रीमियम रिसीव्ड हुआ आपको इश्यू ऑफ शेयर में, तो आपको पता है बेटा जब प्रीमियम आपको मिलेगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम बोलते हैं। और सिक्योरिटी प्रीमियम मुझे बताओ P&L में आता है कि बैलेंस शीट में आता है, सर सिक्योरिटी प्रीमियम तो रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट है, तो अगेन ये किसके अंदर आता है, आपका बैलेंस शीट के अंदर आता है, और आपको टोटल अमाउंट ज्यादा मिल रहा है। और क्या रोज रोज शेयर इश्यू होंगे, नहीं सर, ये तो कभी कभार कंपनी शेयर इश्यू करती है, तो ये भी कौन सी ट्रांजेक्शन हो जाएगी, कैपिटल ट्रांजेक्शन हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज रिंग्स एंड पिस्टन्स ऑफ एन इंजन वर चेंज टू गेट फुल एफिशिएंसी। अब रिंग्स और पिस्टन्स होते हैं जो मशीनरी के अंदर यूज किए जाते हैं, वो खराब हो जाते हैं, तो उसको चेंज किया जिससे कि फ्यूल एफिशिएंसी अच्छी बने। ये फुल लिखा हुआ है, फुल या फ्यूल, इंजन में जनरली फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए काम करते हैं। वो मतलब कचरा वगैरह आ गया फ्यूल में, उसको ठीक ठाक कर रहे हैं। क्या मैं कुछ अलग से इंजन की हॉर्स पावर बढ़ा रहा हूं, नहीं, इंजन तो वही है, मैं तो उसको साफ सफाई करा रहा हूं, ताकि जितनी मुझे स्टार्टिंग में फुल कैपेसिटी मिली थी और अच्छी एवरेज दे रही थी मेरी मशीनरी, मैंने उसको सर्विस नहीं कराया, तो सर्विस कराने पे उसने बोला भैया इसका रिंग पिस्टन को दोबारा चेंज करना पड़ेगा, तो ये पूरी कैपेसिटी पे चलेगी, तो इसमें कोई एडिशनल कंपोनेंट एज सच में ऐड नहीं कर रहा है, ये पहले भी थे लेकिन उसकी सर्विसिंग हो रही है, तो अगेन ये कौन सा खर्चा हो जाएगा, आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपका हो जाएगा, क्योंकि ये रीस्टोर कर रहा है एफिशिएंसी, एफिशिएंसी को अलग से नहीं बढ़ा रहा, जो एफिशिएंसी मेरी खो गई थी उसी को वापस से रीस्टोर कर रहा है, वापस से फुल बैकअप प्रोवाइड कर रहा है। नेक्स्ट इज लीगल फीस पेड टू एक्वायर अ प्रॉपर्टी, तो बेटा देखो हम कोई भी एसेट लेते हैं, आपने पढ़ा हुआ है, उस एसेट से रिलेटेड जितने भी खर्चे होते हैं वो कैपिटलाइज्ड किए जाते हैं। अब ऐसे ही मैंने प्रॉपर्टी खरीदी तो फिर लॉयर को तो फीस दूंगा ना, पेपर चार्जेस, स्टैंप ड्यूटी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कि जितने भी चार्जेस उसके साथ ऐड ऑन होते हैं, प्रॉपर्टी डीलर को पैसे दूंगा, ये सब कैपिटलाइज किए जाते हैं, तो ये भी हो जाएगा आपका कैपिटल ट्रांजैक्शन, क्योंकि ये आपकी एसेट को खरीदने के टाइम पे काम हो रहा है, पुट टू यूज से पहले का काम कर। चलो जी बेटा आगे चलते हैं नेक्स्ट।
नेक्स्ट इज योर सब्सिडरी बुक्स बेस्ड क्वेश्चन। ये भी एक बेसिक क्वेश्चन है, क्लास 11th में हम लोग ये चीजें पढ़ते थे और हमसे प्रिपेयर करवाई जा रही है सेल्स बुक ऑफ मैसर्स अल्फा ऑफ कानपुर फॉर मार्च 2024, और जिसमें हमको यहाँ पर 4 ट्रांजेक्शन दी हुई हैं और जो भी हमारी यहाँ पर क्रेडिट में सेल होगी हम उसको यहाँ पर सेल बुक में रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि अगर कैश में सेल होती है वो तो हमारी कैश बुक में ही ट्रांजेक्शन क्या होती है, चली जाती है। ठीक है जी, तो मार्च 5 में देखें सोल्ड करा मैसर्स एबीसी को 10 पीस चेयर के, एक चेयर है 5000 की और ट्रेड डिस्काउंट हो गया 5% का। तो देखते हैं सेल बुक हम लोग कैसे बनाते हैं। बहुत सिंपल सा फॉर्मेट रहता है इसका, ये देखो आपके सामने है। सेल्स बुक ऑफ मैसर्स अल्फा फॉर मार्च 24, डेट पर्टिकुलर्स में पार्टी का नेम आएगा, ग्रॉस मतलब टोटल अमाउंट, ट्रेड डिस्काउंट मतलब जो अमाउंट आपने डिस्काउंट में कम कर दिया, और ये आ गया आपका नेट अमाउंट। तो आप देख सकते हैं आपने सोल्ड करी 10 पीस चेयर 5000 रुपए की एक चेयर और 5% का डिस्काउंट है, तो 10 पीस चेयर 5000 की टोटल हो गया 50,000 और इस पे 5% का डिस्काउंट जो कि हो गया 2500, तो नेट में कितने की पड़ गई, 47,500 की आपने सेल करी। अगला पॉइंट, सोल्ड टू मैसर पीक्यू एट 25 पीस ऑफ टेबल 2000 रुपए ईच और इस पे 10% का ट्रेड डिस्काउंट है, तो अगेन 25 पीस चेयर टेबल 2000 की हो गया 50,000, 10% का डिस्काउंट 5000, तो कितने की सेल हो गई, 45,000 की। नेक्स्ट पॉइंट, सोल्ड टू मेजर्स एमटीबी 5 पीस ऑफ रिक्लाइनर चेयर, वही आरामदायक वाली जो हम लोग सिनेमा हॉल में जाते हैं और ऐसे आराम से लेट जाते हैं, वो रिक्लाइनर चेयर 11,000 रुपए की ईच, लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%, पेमेंट रिसीव्ड थ्रू कैश, लेकिन पेमेंट कैश में मिली है तो ये सेल बुक में आ ही नहीं सकती ट्रांजैक्शन, ये कहां आएगी, ये तो कैश बुक में चली जाएगी, इसलिए इसको आपको यहाँ इग्नोर करना पड़ेगा। एक नोट डाल देना कि 18 मार्च की ट्रांजैक्शन को हम लोग यहाँ इसलिए रिकॉर्ड नहीं करते। एंड 28 मार्च अगेन सोल्ड टू मेजर्स एलएमएस 50 पीस ऑफ कपबोर्ड, 50 पीस कबर्ड के बेचे 10,000 रुपए के और इस पे भी ट्रेड डिस्काउंट है 20%। तो देखो यहाँ पर सीधा इसके बाद आ गए 28 मार्च को 50 पीस कबर्ड के 10,000 रुपए के हिसाब से, लेस ट्रेड डिस्काउंट 20%, तो 5 लाख और 1 लाख और ये हो गया आपका 4 लाख, टोटल लगा दिया और क्वेश्चन सॉल्व और नोट लिख दिया। ट्रांजैक्शन जिसकी डेट है 18 मार्च, इसको रिकॉर्ड सेल बुक में नहीं करेंगे, नॉट भी रिकॉर्डेड, क्योंकि ये कैश ट्रांजैक्शन है। कहाँ रिकॉर्ड होगी बेटा, ये रिकॉर्ड होगी कैश में। तो आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। ठीक है जी, तो ये भी एक बेसिक क्वेश्चन था जिसको हमने अगेन यहाँ पर सॉल्व कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास यहाँ आरटीपी में पूछा गया वो है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स पे बेस। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन यहाँ पर इंस्टीट्यूट ने डाला है। मिस्टर सात्विक वाज अनेबल टू एग्री द ट्रायल बैलेंस लास्ट ईयर एंड रोट ऑफ द डिफरेंस टू द P&L अकाउंट of that year. Next year he appointed a chartered accountant who examined the old book and found the following mistake. तो आपको क्लियर होना चाहिए तब इस तरीके का क्वेश्चन होगा कि ट्रायल बैलेंस पिछले साल बन चुका था और अगले साल उसके आपको एरर्स मिले और अब आप उसको ठीक कर रहे हैं। तो यहाँ पर जब हम लोग बेटा एरर्स को ठीक करेंगे हम लोग एक अकाउंट का यूज करते हैं जिसका नाम क्या होता है, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका बन चुका है और अब हम उसमें एडजस्टमेंट कर रहे हैं, तो हम लोग P&L एडजस्टमेंट अकाउंट से इसको ठीक करेंगे। ऐसा सिमिलर क्वेश्चन आपके स्टडी मटेरियल में भी है, मेरी बुक में भी है, मिस्टर रॉय के नाम से है। तो आपने अगर वो क्वेश्चन अच्छे से किया आप लोग डेफिनेटली इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। आप लोग को खुद से ट्राई करना चाहिए, आरटीपी का भी वही पर्पस है। So purchase of a scooter was debited to conveyance account 30,000. Mr. Ratan charges 10% depreciation on scooter. तो खरीदा है यहाँ पर स्कूटर जो कि एक एसेट होता है और यहाँ पर अकाउंटेंट ने इसको कन्वेंस अकाउंट मतलब एक्सपेंस बना दिया। तो था ये एसेट और इसको एक्सपेंस बना दिया, और जब आपने इसको एक्सपेंस बना दिया तो ऑब्वियसली आपने एसेट नहीं माना, और एसेट नहीं माना तो आपने डेप्रिसिएशन भी चार्ज नहीं किया होगा, तो करना चाहिए था। तो अल्टीमेटली इसको हम लोग रेक्टिफाई अब कैसे करेंगे, आपके बिजनेस में एसेट आई, एसेट का मतलब स्कूटर आया, तो हमको यहाँ पर डेबिट किसको करना चाहिए, स्कूटर को। और स्कूटर कितनी वैल्यू से आया देखा जाए तो आपका स्कूटर 30,000 का है और उसमें 10% तो डेप्रिसिएशन लगेगा, तो उसकी जो करंट वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 30,000 लेस 10%, ये हमारे पास हो जाएगी 27,000। तो 27,000 में आपको एसेट को यहाँ पर रिकॉर्ड करना चाहिए था, और साथ में क्योंकि आपने इसको कन्वेंस बना दिया होगा तो आपने इसको एक्सपेंस बना दिया, कन्वेंस तो आपने एक्सपेंस बना दिया 30,000, और एक डेप्रिसिएशन का जो एक्सपेंस लेना था वो आपने नहीं लिया, तो अल्टीमेटली आपके प्रॉफिट पे इंपैक्ट भी इतने से डालेगा। तो आप क्या एंट्री करेंगे, टू P&L एडजस्टमेंट 27,000। और अगर ये सेम ही ईयर पे एरर होता तो भी अगर हम लोग सोचें तो क्या एंट्री हम लोग करते,
तो हमको यहाँ पर एंट्री करनी बनती थी। स्कूटर को हम लोग बेटा डेबिटेड कर देते 27,000 से, ओके। और क्योंकि यहाँ पर आपको डेप्रिसिएशन भी चार्ज करना था तो डेप्रिसिएशन को भी हम डेबिट करते 3,000 से, और साथ में जो कन्वेंस को एक्सपेंस मान लिया अकाउंटेंट ने गलत, कन्वेंस को डेबिट कर दिया होगा उसने क्योंकि एक्सपेंस माना था, उसको हम क्रेडिट कर देते, रिवर्स कर देते टू कन्वेंस 30,000, तो आपकी ये एंट्री होती। अब मैंने आपको अच्छे से क्लासेस में समझाया कि जब आप नेक्स्ट ईयर में एरर को ठीक करेंगे, ट्रायल बैलेंस बन चुका होगा, तो आपको हर एक P&L या ट्रेडिंग P&L आइटम का नाम, आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी और उन सबका एक ही नाम हो जाएगा, वो नाम क्या है? P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। अब देखते हैं इस पूरी एंट्री में क्या क्या चीजें जो P&L अकाउंट में पाई जाती हैं। क्या स्कूटर पाया जाता है? नहीं सर, स्कूटर तो बैलेंस शीट में पाया जाता है, इसलिए हम इसको टच नहीं करेंगे, ये एसेट है। क्या डेप्रिसिएशन P&L में पाया जाता है? यस, तो इसका नाम क्या हो गया? P&L एडजस्टमेंट अकाउंट हो गया। क्या कन्वेंस P&L में पाया जाता है? यस, तो इसका भी नाम क्या हो गया? P&L एडजस्टमेंट हो गया। और अब देखो जी 3,000 डेबिट में है P&L एडजस्टमेंट और क्रेडिट में है 30,000। अब एक ही एंट्री में दो सेम अकाउंट तो नहीं आएंगे, हमने इसको बेसिकली क्या कर दिया? नेट कर दिया और टू P&L एडजस्टमेंट लिख दिया 27,000। मैं आपको बेटा दोनों तरीकों से समझा दिया, आपको जैसे समझ में आए आप इसको सॉल्व कर सकते। अब आगे के कुछ सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, जैसे कि टोटल रिटर्न इनवर्ड बुक। रिटर्न इनवर्ड बुक कौन सी होती है? सेल्स रिटर्न बुक। तो आपने सामान बेचा और वो वापस आ गया, आपने 12,400 पोस्ट ही नहीं किया लेजर में, आपने इस एंट्री को ही नहीं किया। तो यू ऑल नो जब आप लोग सेल्स रिटर्न को यहाँ रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो इसका मतलब आपने इसके डेबिट पार्ट को मिस कर दिया, क्योंकि सेल्स रिटर्न का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। यहाँ पर इसका बैलेंस होता है, तो आपको अकॉर्डिंगली इसको यहाँ पर रिकॉर्ड करना पड़ेगा। यस, तो यहाँ पर सेल्स रिटर्न का जो बैलेंस है वो होगा डेबिट, और वो इन्होंने यहाँ पर पोस्ट नहीं किया, तो जो आपकी कंप्लीट एंट्री है, तो आपकी कंप्लीट, अब सेल्स रिटर्न इज अ पार्ट ऑफ योर P&L अकाउंट, तो सेल्स रिटर्न तो हम लोग नाम लिख नहीं सकते, तो यहाँ पर भी जो आपकी एंट्री है वो क्या बन जाएगी? P&L डेबिटेड या P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड, और क्रेडिट में कुछ करने के लिए है नहीं, तो क्या आ जाएगा? सस्पेंस अकाउंट यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट इज क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम मिस्टर एक्स 20,000 वॉज एंटर्ड एट सेल। करी थी परचेज और मान लिया इसको सेल, तो इसमें आपका डबल का यहाँ पर इंपैक्ट पड़ जाएगा। और अगेन यहाँ पर क्योंकि परचेज और सेल दोनों ही P&L एडजस्टमेंट का पार्ट है, तो यहाँ पर अब क्या एंट्री होगी? P&L एडजस्टमेंट को हम लोग कर देंगे यहाँ पर डेबिट एंड क्रेडिट कर देंगे एक्स को, और अमाउंट हो जाएगा डबल, दैट इज 40,000 ईच। ओके, तो यही सब सॉल्यूशंस भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड इंस्टीट्यूट ने बिल्कुल किए हैं। आप लोग इसको एक छोटा सा टेस्ट की तरह लेकर चलिए और अपनी एंट्रीज को साथ साथ चेक करते जाइए। देखिए P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू एक्स की एंट्री हुई, क्योंकि बेटा यहाँ पर किया था इसको परचेज और मान लिया सेल, तो परचेज किया था तो परचेज को तो डेबिट करते हैं, और अकाउंटेंट ने इसको सेल बना के बल्कि क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया, तो डबल का इंपैक्ट आ गया। इसका मतलब हमें डेबिट करना पड़ेगा विद डबल अमाउंट, कितना? 40,000। और मैं यहाँ पर परचेज सेल लिख नहीं सकता, इसलिए मुझे यहाँ P&L एडजस्टमेंट लिखना पड़ेगा, क्योंकि अब तो सारे अकाउंट परचेज सेल या ट्रेडिंग P&L के सारी आइटम P&L में पिछले साल ही जाके क्लोज हो चुके थे, तो अब मुझे उसको ठीक करना है, तो विद P&L एडजस्टमेंट अकाउंट ठीक करना है। तो इस तरीके के सिमिलर यहाँ पर पार्ट्स आपको दिए हुए हैं जो P&L एडजस्टमेंट पे बेस्ड है। वेरी सिंपल क्वेश्चन था, ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस भी किया हुआ है क्लास में, आपके स्टडी मटेरियल का भी पार्ट है। चलिए नेक्स्ट इज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जो बच्चों का फेवरेट टॉपिक रहता है। इसमें क्या पूछा है जरा देख लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ मैसेज इकबाल एंटरप्राइज प्रिपेयर अ BRS, आपको यहाँ पर BRS बनानी है। बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है, मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट के मतलब क्या हो गया? ये एक अनफेवरेबल बैलेंस है एंड अकॉर्डिंगली आपको इसको सॉल्व करना है। मैं बच्चों को हमेशा बोलता हूँ इसके लिए जो आपको फॉर्मेट लेना चाहिए वो आपको प्लस माइनस आइटम का लेना चाहिए, वो आपके लिए इजी पड़ जाता है बहुत। तो हम लोग अगर BRS यहाँ पर बनाएं तो ये हमारे लिए हो जाएगा पर्टिकुलर्स का कॉलम, उसके बाद ये हो जाएगा हमारे पास प्लस आइटम्स, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा? माइनस आइटम्स, और यहाँ पर हम लोग अपनी BRS को बनाएंगे। तो सबसे पहली एंट्री को हम लोग देखें तो वो कह रहे हैं बैंक ओवरड्राफ्ट है पासबुक का, ओवरड्राफ्ट का मतलब नेगेटिव बैलेंस, तो हम लोग माइनस में लिख देंगे 8800। नेक्स्ट इज चेक डिपॉजिट तो कर दिए बैंक में 5800 के, बट ओनली 2000 ही क्लियर हो पाए। तो आपने चेक जमा जब करा दिए 5800 के, तो आपने अपनी कैश बुक तो बढ़ा दी 5800 से, जबकि एक्चुअली में आपके खाली 2000 रुपए पासबुक में आए। और क्वेश्चन आप किससे कर रहे हैं? पासबुक से कर रहे हैं, तो पासबुक को हम और बढ़ा देंगे जिससे कैश बुक तक पहुंच जाए। कितने रुपए से? 3800 से, तो प्लस में आएगा 3800। नेक्स्ट चेक इशू वर 2500, 3800 and 2000 during the month. Check of 5800 is still with the supplier.
तो आपने चेक इशू करे अपने सप्लायर को जिससे सामान लिया 2500 का, 3800 का और 2000 का, तो 5800 के मतलब ये दोनों चेक अभी भी सप्लायर ने अपने पास रखे हुए हैं। तो अगर मैं इन सबका टोटल लगाऊं तो टोटल जो आपने चेक इशू करे वो कितने के करे, 5800 प्लस 2500, ये हो गया 8300। तो 8300 के आपने चेक इशू करे हैं, जबकि उसमें से 5800 के अभी तक सप्लायर के पास है, मतलब वो अभी आपके अकाउंट से पैसे कटे ही नहीं, प्रेजेंट फॉर पेमेंट नहीं हुए। तो जैसे ही मैंने चेक इशू करा मेरी कैश बुक तो पूरे 8300 से डाउन हो गई, जबकि मेरी पासबुक में से कितने रुपए गए हैं, पासबुक में से सिर्फ 2500 रुपीज ही गए हैं, क्योंकि 5800 के अभी भी चेक सप्लायर के पास है और मैं क्वेश्चन कर रहा हूं पासबुक से, तो और डाउन कर दूंगा, माइनस कर दूंगा विद 5800, तो ये आ जाएगा माइनस। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। आगे चलो जी, डिविडेंड कलेक्ट किया बैंक ने आपके ब्याज पे 1250 और आपने रॉन्गली एंटर कर दिया 1520, आपने ज्यादा अमाउंट एंटर कर दिया अपनी कैश बुक में, तो आपकी कैश बुक बढ़ गई है। और जब आपकी कैश बुक बढ़ गई है और आपको यहाँ पर पासबुक से क्वेश्चन करना है, तो पासबुक को भी हम लोग क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, और इसका जो डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा, इसका डिफरेंस हो जाएगा 270 रुपीज। तो 270 रुपीज हम लोग प्लस कॉलम में यहाँ पर लिख देंगे। कॉर्पोरेशन टैक्स 1200 पेड बाय बैंक एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन अपीयर्स इन पासबुक ओनली। तो कॉर्पोरेशन टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स एक आपके बैंक ने आपके ब्याज पे कर दिया, तो आपकी पासबुक डाउन हो गई, कैश बुक वहीं की वहीं है, क्वेश्चन कर रहे हैं पासबुक से क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो ये भी आपके प्लस आइटम का पार्ट हो जाएगा, और हम लोग यहाँ प्लस कॉलम में 1200 रुपए इसको यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। Interest on overdraft 930 debited in the passbook and information was received only on 3rd of April। तो इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट डेबिट कर दी है पासबुक में, मतलब आपका इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट बैंक ने चार्ज कर लिया, तो पासबुक आपकी क्या हो गई, कम हो गई, और ये आपको इन्फॉर्मेशन ही 3rd अप्रैल को मिली, तो कैश बुक में आपने एंट्री नहीं करी, पासबुक से क्वेश्चन कर रहे हैं, पासबुक को अप कर देंगे, मतलब प्लस कर देंगे 930। नेक्स्ट, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय मैसेज राजेश ट्रेडर 400 नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। आपका कोई कस्टमर होगा राजेश ट्रेडर, उसने डायरेक्टली 400 रुपए आपके बैंक अकाउंट में डाल दिए, तो मेरी पासबुक 400 से बढ़ गई, कैश बुक यहीं की यहीं है, क्वेश्चन कर रहा हूं पासबुक से, पासबुक को डाउन कर दूंगा, माइनस में लिख दूंगा 400। नेक्स्ट इज अमाउंट ट्रांसफर फ्रॉम एफडी अकाउंट इनटू करंट अकाउंट 2000 अपीयर्ड ओनली इन पासबुक। मेरी एक एफडी मैच्योर हुए, उसका पैसा भी मेरे इस करंट अकाउंट में आ गया, तो इसकी बात खाली पासबुक में रिकॉर्ड हुई, कैश बुक में नहीं हुई, तो जो मेरी पासबुक थी वो बढ़ गई है 2000 से, कैश बुक में कोई एंट्री नहीं हुई, क्वेश्चन कर रहा हूं पासबुक से क्या कर दूंगा, डाउन कर दूंगा, माइनस में मैं इसको यहाँ पर लिख दूंगा कितना, 2000 रुपीज मैं यहाँ पर माइनस में लिख दूंगा। ठीक है जी, तो आप ऐसे प्लस माइनस आइटम से एक एक पॉइंट को सोच के यहाँ पर सारे आंसर्स कर सकते हैं। आपको जो इंस्टीट्यूट ने यहाँ पर सॉल्यूशन दिया है वो एक अलग फॉर्मेट में दिया है, वो क्या फॉर्मेट है, वो एक ही कॉलम वाला फॉर्मेट है, जिसमें आप देखेंगे तो आपके सारे आंसर्स रिवर्स चलेंगे। ओके जी, क्योंकि क्वेश्चन ओवरड्राफ्ट से स्टार्ट होता है तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है, इसलिए मैं सजेस्ट करता हूं आप हर ट्रांजैक्शन को इंडिपेंडेंट सोचो, वो प्लस माइनस आइटम के फॉर्मेट से आपका हो जाता है। यहाँ पर आपको ट्रांजैक्शंस का ग्रुप बनाना पड़ता है, जो कभी कभी आपको मिस्टेक करवा सकता है, तो बिल्कुल आपको उसी तरीके से करना है जैसे मैंने आपको बताया, और आई होप आपको सारी एंट्रीज क्लियर हो। चलिए जी, इसके बाद क्वेश्चन आपके पास है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज का, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका जो पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम है उसके ऊपर यहाँ पर पूछा गया। द फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ मटेरियल इन्वेंट्री बॉट एंड यूज्ड बाय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। आपको यहाँ पर सारी चीजें दी हैं, कहने वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री निकालो अप्लाइंग वेटेड एवरेज मेथड, जिसमें आपको हर ट्रांजेक्शन के बाद एक वेटेड एवरेज का रेट क्रिएट करना पड़ता है। तो शुरू में ओपनिंग इन्वेंट्री नील थी तो कुछ भी नहीं करेंगे, और उसके बाद जैसे जैसे स्टॉक आए, देखो ये हमारी पूरी की पूरी शीट है। ओके जी, तो देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। मटेरियल बॉट करा 200 यूनिट 60 रुपए की, तो टोटल हमारी परचेज हो गई 200 यूनिट 60 की 12,000 की, और आपका बैलेंस भी सेम आ जाएगा 200 यूनिट 60 रुपीज की 12,000 का आपके पास सामान आ गया। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद आपने इशू कर दिए 100 यूनिट, अभी तो हमारे पास एक ही लॉट है और इसमें तो सारे लॉट इकट्ठा होकर एक ही बन जाते हैं, आप उसी रेट पे इशू करेंगे, मतलब 60 पे, तो 100 यूनिट 60 पे इशू करी, 6,000 रुपए लग गए, 200 में से 100 गई, कितनी बची 100 यूनिट 60 की, और 6,000 का माल ही हमारा बच भी गया। इसके बाद हमने और मटेरियल खरीद लिया 400 यूनिट 80 के हिसाब से, तो हमारे पास रिसीट हो गई 480 के हिसाब से 32,000 का। पहले 100 यूनिट्स पड़ी थी, 400 और आ गई, टोटल यूनिट्स कितनी हो गई 500,
पहले 6000 का सामान पड़ा था, 32 का और आ गया, टोटल सामान कितने का आ गया 38,000 का। रेट अपने आप हम डिवाइड करेंगे, निकल के आ जाएगा 38,000 डिवाइड बाय 500, कितना रेट आ गया 76 आपके पास। अब वेटेड एवरेज यहाँ पर रेट आ गया, आगे इशू इसी रेट पे किया जाएगा। इसके बाद इशू कर रहे हैं 200 यूनिट और फिर इशू कर रहे हैं 200 यूनिट, वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो हम पहले यहाँ पर इशू करेंगे 200 यूनिट 76 के हिसाब से, जो कि 15,200 हो गया, और 500 यूनिट में से 200 इशू हुई तो कितनी बची 300, और 76 के हिसाब से ही बची 22,800 का सामान बचा, और फिर 200 इशू कर दी, 76 रेट चल रहा है 15,200 की, तो बची कितनी 176 के हिसाब से। तो आपका जो क्लोजिंग इन्वेंट्री या क्लोजिंग स्टॉक कितना आ गया, वो आ गया 7600 रुपीज, यहाँ पर आपके पास क्लोजिंग स्टॉक आ जाता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हिस्टोरिकल कॉस्ट के ऊपर पूछा। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री यूजिंग एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। यहाँ पर आपको एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड से रिवर्सल मोड में आपको यहाँ पर इन्वेंट्री निकालनी होती है। परचेज ड्यूरिंग द ईयर है 10 लाख रुपए, सेल है 15 लाख रुपए, ओपनिंग इन्वेंट्री कुछ है ही नहीं, और क्लोजिंग इन्वेंट्री आपको सेलिंग प्राइस पे दिया हुआ है। बस हमको इसी सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस बनाना होता है, और आप इसको कन्वर्ट करेंगे जब कॉस्ट प्राइस पे, वही आपका क्लोजिंग स्टॉक होगा। देखते हैं कैसे करेंगे। तो देखो जी, आपके पास सेल हुई है कितने की 15 लाख की, और जो क्लोजिंग इन्वेंट्री भी आपके पास सेलिंग प्राइस पे वो है 2 लाख का। इसका मतलब जो टोटल सामान आपके पास पड़ा होगा बेचने के लिए सेलिंग प्राइस पे वो कितना होगा 15 लाख, तो जो बिक गया, और 2 लाख जो नहीं बिका, इसका मतलब टोटल सामान तो 17 लाख का था, और 17 लाख का आपके पास टोटल सामान था, और इन पूरे सामान की जो कॉस्ट थी वो कितनी थी आपके पास, परचेज वो थी 10 लाख की। तो 17 लाख का सामान बेचने निकले थे, 10 लाख का खरीद के लाए थे, इसका मतलब 7 लाख प्रॉफिट कमाने की आपकी इंटेंशन। तो 7 लाख डिवाइड बाय 17 लाख इंटू 100, इसका मतलब 41.18% आप प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो लेकर चलते थे। तो जब मैं क्लोजिंग स्टॉक की जो सेलिंग प्राइस वैल्यू है 2 लाख रुपए, इसमें से मैं 41.18% प्रॉफिट का एलिमेंट माइनस करूंगा, मेरे पास ऑटोमेटिकली क्लोजिंग स्टॉक किस पे आ जाएगा, मेरे पास एक कॉस्ट पे आ जाएगा। तो यही मेरा क्लोजिंग स्टॉक की यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी। चलिए जी, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डेप्रीसिएशन के ऊपर, जो अगेन आपकी बुक में ऐसा क्वेश्चन है। मैसर्स दीप लक्ष्मी ने परचेज करी है सेकेंड हैंड मशीन 1,60,000 की, और उस पर ओवरहॉलिंग एंड इरेक्शन चार्जेस 40,000 के लग गए, तो जो टोटल आपकी मशीनरी हो जाती है वो हो जाती है 2 लाख रुपए की। अनदर मशीन आपने एक और परचेज करी 80,000 की 1 अक्टूबर 2020 को, तो अब आपके पास 2 मशीन आ चुकी हैं। ऑन 1 अक्टूबर 22 द मशीन जो इंस्टॉल हुई थी 1 अप्रैल 20 की, मतलब इसी 2 लाख वाली मशीनरी की बात हो रही है, पुरानी वाली मशीनरी की, ये बेच दी गई 1 लाख की। तो जब भी किसी मशीन को बेचते हैं उस पर क्या निकालते हैं, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, वो कैलकुलेट करते हैं। और एक और मशीन 30,000 की आपने परचेज कर ली और उसको इंस्टॉल भी कर दिया 31 दिसंबर 2022 को, तो ये आपकी मशीनरी नंबर 3 हो गई। अंडर द एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस, पुरानी प्रैक्टिस में कंपनी 10% पर एनम ओरिजिनल कॉस्ट कौन सा मेथड है, एसएलएम मेथड है, इस बेसिस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करती थी। हाउएवर फ्रॉम 1 अप्रैल 23 से क्या हो गया, इट डिसाइडेड टू ऑप्ट डब्ल्यूडीवी मेथड। अब उन्होंने आगे के लिए डब्ल्यूडीवी मेथड लगाया और रेट भी चेंज कर दिया, 10 से 15% कर दिया। और अब आपको मशीनरी अकाउंट बनाना है 2020 से 24 तक, तो हम 20, 21, 22 एंड 22, 23 तक तो लगाएंगे एसएलएम 10%, और लास्ट वाला जो ईयर हमारा होगा उसमें हम लोग 15% डब्ल्यूडीवी से यहाँ कैलकुलेशन करेंगे, एंड अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पर ऐसा मशीनरी अकाउंट बनाना पड़ेगा। सिंपल बस कैलकुलेशन करते जाना है, पहले 3 साल एसएलएम को देने हैं और आखिरी जो साल है वो आपको वहां पर डब्ल्यूडीवी को देना है, और अलग से आप इसका वर्किंग नोट भी बनाएंगे कि कैसे कैसे आपके डेप्रिसिएशन की फिगर्स यहाँ पर निकल के आ रही हैं। बेसिक कैलकुलेशन है, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है जी, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन है, देखते हैं क्या पूछा गया। ऑन 1 अप्रैल 24 एक्स ने सेल करे गुड्स वाई को 25,000 के प्लस आईजीएसटी 18% एंड ड्रॉज 2 बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन हिम। द पहला बिल जो था वो 15,000 का था, एंड सेकंड बिल उन्होंने बोला बैलेंस अमाउंट का था। बैलेंस आपको निकालना पड़ेगा, उन्होंने आपको अमाउंट ऑफ बिल नहीं दिया। तो देखो बहुत सिंपल है, 25,000 के गुड्स बेचे हैं और 18% इसमें आईजीएसटी लगा है, तो 25,000 का जब आप लोग यहाँ 18% ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा 29,500। इसका मतलब जो टोटल सामान आपने बेचा 29,500 का बेचा, और जब पहला जो बिल है वो 15,000 रुपए का, 15,000 का बीआर नंबर 1 है, तो क्या आप खुद से नहीं सोच सकते कि जो आपका दूसरा बिल होगा वो कितने का होगा, वो हो जाएगा 14,500। एक तो ये वाली
इंटरेस्टिंग बात इस क्वेश्चन में पूछी गई थी कि बिल्स को आपको स्प्लिट कैसे करना है, क्योंकि क्वेश्चन आपको सेकंड बिल का अमाउंट नहीं बता रहा। वाई ने एक्सेप्ट कर लिया और रिटर्न कर दिया बिल एक्स को। बोथ बिल्स आर सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन, दोनों ही बिल बैंक को आपने दे दिए कलेक्शन करने के लिए कि बैंक की ड्रॉई से पैसे निकलवाएगा। ऑन 1 अप्रैल 24 in due course X received the information from the bank on the due date of the respective bill that bill 15,000 वाला तो ड्यूली मेट हो गया, 15,000 के तो भैया आपको BR1 के टाइमली पूरे पूरे पैसे बैंक ने दिलवा दिए, आपको पैसा मिल गया। लेकिन जो दूसरा वाला बिल था 14,500 वाला, वो हो गया है डिसऑनर। नोटिंग चार्जेस पेड ऑन डिसऑनर ऑफ सेकंड बिल, वो भी आपको 500 रुपए पे करने पड़ेंगे, क्योंकि बिल सेंट फॉर कलेक्शन में ड्रॉअर ही उसको पे करता है। पास द जर्नल एंट्री अलॉन्ग विद नरेशन इन द बुक्स ऑफ एक्ट, और अब आपको इसकी नरेशन के साथ बेटा एंट्री करनी है। तो देखो अगली एंट्री क्या होगी, बिल सेंट फॉर कलेक्शन डेबिट, BR1 भी गया, BR2 भी गया, फिर पहले वाला BR सक्सेसफुली मेट हो गया तो बैंक टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन एंट्री होगी, और सेकंड डिसऑनर हो गया तो एंट्री होगी वाई से। अब हमको लेने हैं 15,000 रुपए, क्योंकि 14,500 का तो BR2 के ही अमाउंट के चार्जेस हैं, और 500 रुपए जो हमारा नोटिंग चार्जेस यहां पर लगा है उसके भी हम रिकवर करेंगे। तो बस बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको ये 5-6 एंट्री करनी है एंड यू हैव डन विद दैट क्वेश्चन। ओके जी, तो यहां पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो एक फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन है। ऑन 31 मार्च 24 ट्रायल बैलेंस आपको मिस्टर रॉबिन का दिया हुआ है, पूरा का पूरा ट्रायल बैलेंस अच्छा खासा भरा हुआ है, आपको सारे बैलेंसेस डेबिट क्रेडिट करके स्प्लिट करके दिए हुए हैं। और यहाँ पर हमारी एडजस्टमेंट का पार्ट आ जाता है, फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। स्टॉक 31 मार्च को जो आपको दिया हुआ है, रॉ मटेरियल, फिनिश्ड गुड, वर्क इन प्रोग्रेस, तीनों का अलग अलग दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक। इसके बाद कह रहे हैं सैलरीज एंड वेजेस अनपेड है, आउटस्टैंडिंग है कितनी, वर रिस्पेक्टिवली 27,000 एंड 60,000। तो सैलरी आउटस्टैंडिंग है, सैलरी आउटस्टैंडिंग है 27,000, और जो वेजेस आउटस्टैंडिंग है वो कितनी है 60,000। मैं आपको यहाँ पर बस एडजस्टमेंट ही डिस्कस करूंगा। सैलरी आउटस्टैंडिंग सैलरी में जाके ऐड हो जाएगी, और वेजेस आउटस्टैंडिंग वेजेस में जाके ऐड हो जाएगी, और साथ ही साथ बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में भी दिखाएंगे सैलरी आउटस्टैंडिंग एंड वेजेस आउटस्टैंडिंग। मशीनरी को डेप्रिशिएट करो 10%, वेरी सिंपल एडजस्टमेंट, मशीनरी से 10% डेप्रिशिएट कर देंगे और डेप्रिसिएशन को अलग से P&L में डेबिट करेंगे। ऑफिस फर्नीचर बाय 7.5%, सेम ट्रीटमेंट। अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेंटेन्ड एट 1% ऑन सेल, ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन, सेल पे बोला तो सेल पे ही लगाएंगे, आप डेटर पे नहीं लगाएंगे। तो सेल आपको क्वेश्चन में दी हुई है, कितनी सेल आपको दी हुई है, ये देखो 50,16,000, तो 50,16,000 का हम लोग यहाँ पर 1% लेकर प्रोविजन बना देंगे। रेंट को चार्ज करना है 3/4 फैक्ट्री रेंट मानना है, और 1/4 आपको ऑफिस रेंट मानना है। तो जो आपको यहाँ पर रेंट दिया हुआ है, देखो जी रेंट आपको कहां दिया हुआ है, ये रहा 1,80,000, इसका जो 3/4 है, इसका जो 3/4 है और जो इसका 1/4 है, 1/4 इसका हो जाएगा 45,000, और ये इसका हो जाएगा 1,35,000। तो उन्होंने क्या बोला, जो 3/4 रेंट है, 3/4 तो फैक्ट्री का रेंट मान लेना है, तो फैक्ट्री का मतलब ये जाएगा ट्रेडिंग में, और बाकी ऑफिस का रेंट मान लेना है, तो ये चला जाएगा आपके P&L अकाउंट के अंदर, ये आपका रेंट चला जाएगा। चलिए जी, इसके बाद अगर हम लोग बात करें हाँ जी, इसके बाद देखते हैं और क्या एडजस्टमेंट है आपके पास। तो नेक्स्ट इज लाइटिंग को भी ऐसे चार्ज करना है, 2/3 फैक्ट्री में और 1/3 आपके ऑफिस में, तो उसको भी 2/3 और 1/3 में आपको यहाँ पर डिवाइड कर देना है, अकॉर्डिंगली यहाँ पर आपको लेकर चलना है। अच्छा, यहाँ पर आपको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी बनाना है। ओके जी, तो वो जो सारे के सारे काम है फैक्ट्री वाले, अब वो कहाँ होंगे, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में होंगे। ट्रेडिंग अकाउंट में उसी को ट्रांसफर कर देंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड को, और फिर आपको P&L अकाउंट बनाना है। अब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आप लोग को इसको जरूर एक बार खुद से सॉल्व करना चाहिए। बाकी सब चीजें मैंने बेटा आपके साथ डिस्कस कर ली हैं। आप देख सकते हो रेंट को और लाइटिंग को 3/4 और 2/3 यहाँ पर लिया, बाकी P&L में लेंगे। ओके, और P&L में आपको ये यहाँ पर ट्रांसफर की एंट्री हो गई, और यहाँ पर आपको दिखेगा ये रहा रेंट और लाइटिंग बाकी का, और साथ में प्रोविजन जो मैंने डिस्कस किया था 1% ऑफ इसका, वो भी आप ले लेंगे। क्वेश्चन में एग्जिस्टिंग प्रोविजन भी है, तो वो आप माइनस करेंगे, वो आपको है ट्रायल बैलेंस में दिख रहा हो। ये देखो जी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ऑलरेडी इतना मेंटेन्ड है, तो वो माइनस करके हमको यहाँ पर रिमेनिंग बनाना है। चलिए जी, इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ जी, वो किसका है, वो है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, और आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट यहाँ पर दिया गया है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑब्वियसली वो आपसे क्या मांगेंगे, वो आपसे यहाँ पर मांगेंगे
इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट यहाँ पर आपसे मांगी जा रही है। मतलब आपको कैश बेसिस पे डिटेल दी हुई है और आपको उसको ट्रांसफॉर्म किस पे करनी है, आपको उसको एक्रूवल बेसिस पे यहाँ पर ट्रांसफॉर्म करनी है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन का डेटा क्या कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन। तो हमारे पास यहाँ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन जो आपका ओपनिंग कैश बैंक बैलेंस हो जाएगा, सब्सक्रिप्शन से पैसा आया, रिफ्रेशमेंट बेच के पैसा आया, एंट्रेंस फी से कलेक्शन हुई, 7% जो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट पे आपको इंटरेस्ट इतना मिला, तो आप इससे आराम से इन्वेस्टमेंट का अमाउंट निकाल सकते हैं। 4550 को डिवाइड करेंगे 7% से तो आपको इन्वेस्टमेंट की वैल्यू मिल जाएगी। सैलरी वेजेस की पेमेंट हुई, रिफ्रेशमेंट के लिए सप्लाई आई मतलब सामान आया, पेमेंट हुई, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की पेमेंट हुई है, टेलीफोन चार्जेस की पेमेंट हुई है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस की, ऑनरेरियम किसी भी पर्सन को कोई स्पीकर या गेस्ट के तौर पे बुलाया तो आपने ऑनरेरियम दिया और इतना बैलेंस आपके पास बच गया जो आपका क्लोजिंग कैश बैंक का बैलेंस हो जाएगा। ओके जी, ये यहाँ पर एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट डिस्कस करते हैं। फॉलोइंग आर द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑन 31 मार्च 23। ओके, तो इसका मतलब हमारे पास जो है डाटा है वो 31 मार्च 24 का है। ये पूरा डाटा हमें ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने में हेल्प करेगा। फर्स्ट पॉइंट पूरा हमारा ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने में लगेगा और इससे हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, हम लोग इससे कैपिटल फंड आराम से फाइंड आउट कर लेंगे। फॉलोइंग आर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑन 31 मार्च 24। वाह जी वाह, आपको क्लोजिंग डाटा भी मैक्सिमम दिया हुआ है जिससे आप लोग अपनी क्लोजिंग बैलेंस शीट बना सकते हैं, आपके लिए इजी हो जाएगा। 50% कह रहे हैं एंट्रेंस फी को कैपिटलाइज करना है, तो जो आपके पास ये जो एंट्रेंस फी आई है कितने रुपए की, 26,000 की, इसमें कह रहे हैं 50% तो कर दो कैपिटलाइज। कैपिटलाइज का मतलब 50% को आप लोग कहां पर लेके जाओगे, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पे, जो कि हो गया 13,000 रुपए, और बाकी जो 50% है उसको रेवेन्यू मानते हुए आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम साइड पे लिख देना है 13,000 रुपए और ये आपकी एडजस्टमेंट कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट इज बीइंग रिसीव्ड इन फुल एंड द इन्वेस्टमेंट हैव बीन मेड ऑन 1 अप्रैल 2022। कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट कब करी, 1 अप्रैल 2022 को, और आपको पूरा ही इंटरेस्ट मिल गया, कुछ भी पेंडिंग नहीं है। ओके जी, तो अब आप इससे क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट की पूरी वैल्यू निकल ही जाएगी और इसका मतलब ये 45-50 ही इंटरेस्ट आपका बनता था और यही आपको मिल गया, तो कोई भी यहाँ पर एक्रूड है ही नहीं, तो कोई यहाँ पर और आपको अलग एडजस्टमेंट नहीं करनी, बस इन्वेस्टमेंट का अमाउंट निकाल के बैलेंस शीट की एसेट साइड पे यहाँ पर डाल देना है। और साथ में आपके पास यहाँ सब्सक्रिप्शन का अमाउंट है जो एरियर्स है, आपको पता है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, तो जो आपका ओपनिंग वाला आउटस्टैंडिंग है, ओपनिंग सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, उसको माइनस कर देंगे, क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग को प्लस कर देंगे एंड अकॉर्डिंगली सब्सक्रिप्शन की हम इनकम निकाल लेंगे और जहां जहां पर बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एसेट साइड में दिखाया जाएगा वो दिखा देंगे। और ऐसे ही आपके इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस या सब्सक्रिप्शन एंड एडवांस करेंट ट्रीटमेंट है। तो इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन आई गेस जो आप लोग से इजीली हो जाना चाहिए। ऑल राइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दैट इज फ्रॉम अकाउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है, जिसको हम लोग सिंगल एंट्री सिस्टम भी बोलते हैं, उसका यहाँ पर क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने डाला है। आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन सिंगल एंट्री सिस्टम में से। The following is the incomplete records of Moonlight Traders. The following balances are available as on 31st March 23 and 31st March 24. तो आपको यहाँ पर 2 years के balances दिए हुए हैं। 23 हमारे लिए हो जाएगा प्रीवियस ईयर और 24 हमारे लिए हो जाएगा करंट ईयर। लैंड का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस है, प्लांट मशीनरी का है, ऑफिस इक्विपमेंट का, लेकिन डेटर्स यहाँ पर ओपनिंग मिसिंग है, विच मेक्स इट क्लियर कि आपको एक तो बेटा डेटर का यहाँ पर अकाउंट बनाना पड़ सकता है। साथ ही साथ क्रेडिटर फॉर परचेजेस में आपके पास ओपनिंग बैलेंस है लेकिन क्लोजिंग मिसिंग है, तो एक आपको क्रेडिटर का भी यहाँ पर अकाउंट बनाना पड़ सकता है। क्रेडिटर फॉर ऑफिस एक्सपेंसेस आपके पास अवेलेबल हैं। ओपनिंग स्टॉक भी आपको यहाँ पर गिवन नहीं है, तो कुछ ना कुछ जरूर इन्फॉर्मेशन मिली होगी जिससे आप लोग ओपनिंग स्टॉक आगे चल के निकाल लेंगे। लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम एफबीआई 12% के हिसाब से आपको लोन दिया हुआ, जो पहले 160 का था अब 1 लाख का आउटस्टैंडिंग रह गया। बैंक का आपके पास ओपनिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस नहीं है, तो यहाँ पर आपको बैंक का भी अकाउंट बनाना पड़ सकता है। आगे चलते हैं और अपनी अदर इंफॉर्मेशन की तरफ देखते हैं। कलेक्शन फ्रॉम डेटर है हमारे पास, पेमेंट टू क्रेडिटर फॉर परचेजेस है जो हमको डेटर क्रेडिटर अकाउंट में हेल्प करेगी। पेमेंट ऑफ ऑफिस एक्सपेंसेस है हमारे पास, सैलरी पेड, सेलिंग एक्सपेंसेस। कैश सेल आपको दी हुई है 2,50,000 है और नीचे लिखा है क्रेडिट सेल है वो 80% है टोटल सेल की। अगर क्रेडिट सेल 80% है मतलब कैश सेल कितनी हो जाएगी, वो 20% हो जाएगी। तो अगर आप 2,50,000 अगर आपकी कैश सेल है जो कि वो 20% है, तो आप इजीली हर एक सेल निकाल सकते हैं।
आपकी कैश सेल से 2,50,000 विच इज 20%, आप डिवाइड करेंगे इसको 20% से, तो आप लोग के पास यहाँ टोटल सेल आ जाएगी, और अब आपके पास जब टोटल सेल आ जाएगी तो उसका 80% आप यहाँ पर अगेन क्रेडिट सेल्स निकाल लेंगे, जो भी आपको डेटर के अकाउंट में हेल्प करेगी। सिमिलरली कैश परचेजेस आपके पास 40% ऑफ टोटल परचेजेस है, इसका मतलब जो क्रेडिट परचेज दी हुई है ये 60% होगी, और 5,40,000 अगर 60% है तो हम इसको भी डिवाइड करेंगे 60% से, तो हमारे पास यहाँ पर टोटल परचेजेस निकल के आ जाएंगी, और उस टोटल परचेजेस से हम लोग क्रेडिट परचेज बहुत इजीली निकाल सकते हैं। जीपी मार्जिन एट कॉस्ट प्लस 20%, इसका 25%, इसका मतलब जो आपका प्रॉफिट है वो 1/4 है ऑन कॉस्ट। अब ये ट्रिक हम लोगों ने क्लासेस में बहुत बार करी है, बहुत यूजफुल है। तो प्रॉफिट अगर 1/4 एंड कॉस्ट है, इसका मतलब ये 1/5 हो जाएगा सेल्स के ऊपर, और सेल्स आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर ऐसे ही निकाल चुका हूँ, और इसका जब मैं 1/5 करूंगा तो मेरे पास यहाँ पर बेटा प्रॉफिट भी आ जाएगा। डिस्काउंट अलाउड दिया हुआ है, डिस्काउंट रिसीव दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन प्लांट मशीनरी पे 10% एंड ऑफिस इक्विपमेंट पे आपको 15% का चार्ज करना है। ऑन 1 अक्टूबर 23 दे सोल्ड मशीन जिसकी बुक वैल्यू थी 40,000 एज ऑन 31 मार्च 23, और ये लॉस पे आपने बेची है 15,000 रुपए की, तो 40,000 की आपकी बुक वैल्यू 31 मार्च 2023 को थी। पहले आप इसकी WDV निकालेंगे आफ्टर अप्लाइंग डेप्रिसिएशन ऑफ 6 मंथ्स, और WDV जो भी आपकी वैल्यू आएगी वो लॉस साथ में 15,000 आप उसको ऐड कर देंगे, तो आपको पता चल जाएगा, माइनस कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा एक्चुअल में वो कितने की बेची है। एंड न्यू मशीन वाज परचेज ऑन 1 जनवरी 2024, और जो बाकी बैलेंस बचेगा वो न्यू मशीनरी का परचेज मान लिया जाएगा। ऑफिस इक्विपमेंट वाज सोल्ड एट इट्स बुक वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 23, तो आपका ऑफिस इक्विपमेंट है वो मानेंगे कि बुक वैल्यू पे 1 अप्रैल 23 को बेच दिया, जो आपको यहाँ पर दिख रहा था ऑफिस इक्विपमेंट है। देखो 1,05,000 से 85,000 हो गया, मतलब 20,000 जो कम हुआ इसको हम लोग क्या मानेंगे कि ये सेल हो गया। चलिए जी आगे चलते हैं। अच्छा, साथ में इसमें डेप्रिसिएशन भी था, तो आपको साथ में डेप्रिसिएशन भी कंसीडर करना है। लोन वाज पार्टली रीपेड ऑन 31 मार्च 24 टुगेदर विद इंटरेस्ट फॉर द ईयर, लोन को पार्टली रीपे कर दिया और इंटरेस्ट के साथ रीपे करा। लोन को भी देख लो, 1,60,000 से 1 लाख रह गया, मतलब 60,000 का लोन आपने क्या कर दिया, आपने 60,000 रुपए का यहाँ पर लोन क्या कर दिया है, रीपे यहाँ पर आपने कर दिया है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग P&L एंड बैलेंस शीट, जो एक रिक्वायरमेंट रहती है इस क्वेश्चन की, बिल्कुल वही है, और यहाँ पर आपको ये तीनों काम करने हैं। तो आइए देखते हैं फटाफट से सॉल्यूशन। तो दिस वाज अवर क्वेश्चन नंबर, हाँ जी ये हमारा क्वेश्चन नंबर है, यस क्वेश्चन नंबर 11। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमको ओपनिंग स्टॉक चाहिए था, तो ओपनिंग स्टॉक हमारे यहाँ बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा जब हम लोग के पास बाकी सारी चीजें अवेलेबल होंगी। सेल्स के लिए वर्किंग नोट 1 बना दिया, क्लोजिंग स्टॉक आपको क्वेश्चन में गिवन ही था, और उसके अकॉर्डिंगली ग्रॉस प्रॉफिट हम निकाल ही लेंगे। मैंने वहां पर आपको लिखवा दिया था जो प्रॉफिट है वो 1/5 ऑन सेल है, तो जब आपकी ये सेल निकल के आएगी तो इसी का आप ये 25/125 कह सकते हो, या 1/5 करोगे तो आपके पास जीपी आ जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक आपके पास अवेलेबल था, परचेजेस भी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, और आपके पास ओपनिंग स्टॉक आ जाएगी बैलेंसिंग फिगर। अभी कैलकुलेट कैसे होगा एक बार उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो जी, आपको कैश सेल दी हुई थी 2.5 लाख रुपए, और क्रेडिट सेल अगर 80% टोटल सेल की, जो हम लोगों ने यहाँ ऑलरेडी देख लिया था, तो 250 को 20% से डिवाइड करेंगे तो आपके पास यहाँ पर टोटल सेल आ जाएगी 20% ऑफ टोटल सेल कैश सेल है। जस्ट टोटल सेल कितना हो जाएगा, 2,50,000 डिवाइडेड बाय बेसिकली 20% किया हुआ और कुछ भी अलग नहीं है। तो आप 250 को जब डिवाइड करते हैं 20% से, आपके पास यहाँ टोटल सेल आ जाती है, और क्रेडिट सेल उसकी 80% है, तो आप क्रेडिट सेल भी यहाँ निकाल लेते हैं। सिमिलरली फॉर परचेजेस, क्रेडिट परचेज आपको गिवन है 540, और वो कैश परचेज 40% है अगर, तो क्रेडिट परचेज 60% हो जाएगी। 540 को 60% से डिवाइड करेंगे, हमने यही लिखा था 540 डिवाइड बाय 60%, तो आपके पास यहाँ टोटल परचेजेस आ जाएगी, और फिर कैश परचेजेस भी आप निकाल लेंगे। यही टोटल परचेज टोटल सेल आपको ट्रेडिंग अकाउंट में हेल्प करेगी। आप यहाँ पर लिखेंगे सेल्स और यहाँ पर लिखेंगे परचेजेस, जीपी आप 1/5 करके निकाल ही चुके होंगे, क्लोजिंग स्टॉक आपको अवेलेबल था, आप यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक अपनी बैलेंसिंग फिगर बिल्कुल आसानी से निकाल पाए। इसके बाद यही जीपी यहाँ पर ब्रॉट डाउन हो जाएगा। डिस्काउंट आपको रिसीव्ड यहाँ पर क्वेश्चन ने गिवन है, यह आपका डिस्काउंट अलाउड हो गया, और बाकी भी सैलरी एक्सपेंसेस आपको गिवन है। ऑफिस एक्सपेंसेस आप लोग कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन 12% पे देना है, 12% पे दे देंगे। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी हम अकाउंट बना के कैलकुलेट कर लेंगे, और सिमिलरली डेप्रिसिएशन भी हम अकाउंट बना के कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा। नेट प्रॉफिट को हम लोग कैपिटल में
ऐड करेंगे और कैपिटल हम लोग को ओपनिंग बैलेंस शीट से मिलेगी। क्रेडिटर फॉर परचेजेस वगैरह ये सब चीजों के लिए हमको वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। ओके जी, तो यहाँ पर आप देखिए ऑफिस एक्सपेंसेस में हमको कुछ भी नहीं करना, आपको ओपनिंग और क्लोजिंग यहाँ पर डाटा दिया हुआ है, इतना आपने पे कर दिया तो आपके जो P&L में जाएगा वो कितना रहेगा, वो रहेगा 37,000। सिमिलरली प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस है 2,20,000, आपने 40,000 की बेच दी, आपके पास बैलेंस बचा 330 का, तो जो आपकी डिफरेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, परचेजेस, जो आपकी यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर आएगी। डेप्रिसिएशन आपको कैसे कैसे लगाना है, आप यहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी की अगर हम लोग बात करते हैं तो क्वेश्चन ने बिल्कुल क्लियर किया है कि एक मशीन जिसकी बुक वैल्यू 40,000 की थी वो एट अ लॉस बेची और न्यू मशीन 1 जनवरी 24 को खरीदी। तो इन दोनों मशीनरी के अलावा बाकी जो मशीनरी है उसमें पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा, तो 180 पे 10% फुल ईयर, जो 1.5 लाख की थी इस पे 3 महीने का लगेगा। ओके जी, क्योंकि ये न्यू मशीन है, 1 जनवरी 24 को जो खरीदी है, तो 1 जनवरी 24 मतलब जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का, और ये जो आप 40,000 की बुक वैल्यू की बेच रहे हैं 1 अक्टूबर 23 को, मतलब इसमें 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा, और तो टोटल डेप्रिसिएशन आपका इतना हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर मशीनरी का अकाउंट बनाया हुआ है, आप अकाउंट भी बना सकते हैं जिससे आपको इजी हो जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करना, और डेप्रिसिएशन भी ऑफिस इक्विपमेंट का आपने अकॉर्डिंगली यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया। तो कुल मिला के ये आपकी ओल्ड बैलेंस शीट है जिससे आप लोग कैपिटल निकालेंगे, बैलेंसिंग फिगर, जो आपकी क्लोजिंग कैपिटल में ओपनिंग कैपिटल का पार्ट बनेगी, जिसमें फिर आपने नेट प्रॉफिट ऐड किया। सन्डे डेटर्स का अकाउंट बहुत ही आसान है, क्योंकि यहाँ पर आपको ओपनिंग डेटर आई थिंक गिवन नहीं था, उसको कैलकुलेट करने के लिए काम किया गया। यस, ओपनिंग वाज नॉट गिवन, आपको दिख रहा है आपने कितना डेटर से कलेक्ट किया ये क्वेश्चन में गिवन था, आपको कितना यहाँ पर डिस्काउंट आपने अलाउ किया वो भी गिवन है, क्लोजिंग डेटर भी गिवन है, सेल आपने क्रेडिट वाली, ध्यान रखना यहाँ पर सिर्फ क्रेडिट सेल आएगी, वो निकाल ली है, तो ये आपका पास यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। सिमिलरली क्रेडिटर्स का आपके पास आई थिंक क्लोजिंग बैलेंस अवेलेबल नहीं था, तो वो भी निकाल लेंगे। ओपनिंग बैलेंस आपको 95,000 यहाँ पर मिला हुआ है, क्रेडिट परचेस आप निकाल चुके हैं, टोटल आ जाएगा। आपने पेमेंट कितनी की ये भी क्वेश्चन में गिवन है, डिस्काउंट आपको कितना रिसीव्ड हुआ ये भी गिवन है, तो ये आपकी अगेन बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। तो इट वाज एन एवरेज क्वेश्चन, लेकिन प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा है। सिमिलरली बैंक अकाउंट आप बनाएंगे, क्योंकि बैंक का भी आपके पास क्लोजिंग बैलेंस नहीं है, और सब चीजों को डालेंगे तो आपके पास यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। मस्ट डू क्वेश्चन है, एक बार देख के जाइएगा, करके जाइएगा। बाकी मैंने इसके सारे एडजस्टमेंट और टेक्निकल पॉइंट आपके साथ डिस्कस कर लिए। चलिए जी आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इस क्वेश्चन नंबर 12 ए, जो पार्टनरशिप के ऊपर है। अकबर एंड बाली आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली ऑन 1 अप्रैल 23 द बैलेंस ऑफ देयर कैपिटल अकाउंट वर, अकबर का बैलेंस है 50,000 एंड बाली का बैलेंस है 40,000, ये इनका ओपनिंग कैपिटल के बैलेंसेस हैं। ऑन दैट डेट बैलेंसेस ऑफ देयर करंट अकाउंट वर, अकबर 10,000 क्रेडिट एंड बाली 3,000 डेबिट। करंट अकाउंट में अकबर का तो फेवरेबल बैलेंस है लेकिन बाली का अनफेवरेबल है, और इंटरेस्ट 5% आपको कैपिटल अकाउंट में देना है। बाली इज टू गेट एनुअल सैलरी ऑफ 3,000 विच हैड नॉट बीन विड्रॉन, जो उसने विड्रॉ नहीं करी लेकिन उसको 3,000 रुपया एनुअल सैलरी मिल रही है। ड्रॉइंग्स है अकबर बाली का 1,000 और 2,000 रिस्पेक्टिवली, इतनी वो ड्रॉइंग्स चार्ज करेंगे। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग बाली सैलरी वॉज 70,000। ये थोड़ी सी लैंग्वेज इंटरेस्टिंग है, इसको आपको ध्यान देना है। क्या कह रहे हैं, प्रॉफिट जो ईयर एंडेड का है अभी उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दी गई, बट आफ्टर चार्जिंग बाली सैलरी, लेकिन बाली की सैलरी चार्ज हो चुकी है और वो कितना बचा 70,000। मतलब जो भी आपका प्रॉफिट है उसमें से बाली की सैलरी या बी सैलरी लिख सकते हैं, वो माइनस करके आपको 70,000 दी है, लेकिन अभी प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज नहीं किया, अभी वो अभी भी देना बाकी है। इट इज डिसाइडेड टू ट्रांसफर 10% डिविजिबल प्रॉफिट टू अ रिजर्व अकाउंट, ये आपको रिजर्व में डालना है। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे और कैपिटल और करंट अकाउंट यहाँ पर बनाएंगे। तो आपका एक फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया। तो देखिए जी कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अगर मैं अभी प्रॉफिट की बात करूं तो माइनस करके बी सैलरी 70 है, अगर मैं बी या बाली को भी सैलरी नहीं देता, जो कि कितनी थी, वो थी 3,000 रुपए, इसका मेरे पास टोटल प्रॉफिट में ऐड कर दूंगा तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 73, और मैं टोटल प्रॉफिट से क्वेश्चन को स्टार्ट करूंगा। तो मेरा नेट प्रॉफिट आ गया 73, मैंने यहाँ पर सैलरी दी 3,000 क्योंकि वो डेबिट साइड पे दी जाती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2500 और यहाँ पर 2,000 आ गए। कैसे आया, आप यहाँ पर देखो उन्होंने आपको लिखा है कि इंटरेस्ट 5% देना है ऑन द बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट 1 अप्रैल 2023 को, और कैपिटल अकाउंट के बैलेंस है 50,000 और 40,000। तो 50,000 का 5% हो गया 2,500 रुपए, और साथ में जो बाली की कैपिटल है वो है 40,000,
तो 40,000 का जो 5% है वो यहाँ पर हो गया 2,000 रुपए, टोटल 4500 रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया गया। रिजर्व उन्होंने बोला जो भी डिविजिबल प्रॉफिट है उसका 10% देना। ये देखो 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, तो आपका 73,000 का नेट प्रॉफिट है, माइनस करेंगे 3000 बचेगा 70,000, 70 में से माइनस करेंगे 4500 बचेगा 65,500, तो 65,500 का 10% रिजर्व में डालेंगे और बाकी जो प्रॉफिट बचा वो इक्वली, क्योंकि इक्वल पार्टनर से 1:1 में दे देंगे। तो इट वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे और यही सब चीजें हम लोग अपने कैपिटल अकाउंट में और करंट अकाउंट में जो पार्टनर्स को चीजें दे रहे हैं, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, सैलरी हो गया, प्रॉफिट हो गया, ड्रॉइंग्स भी यहाँ पर, तो ड्रॉइंग्स चार्ज करेंगे और यहाँ पर हमारे पास बैलेंस कैरिड ऑन आ जाएगा। यहाँ पर सिर्फ अकबर का क्रेडिट साइड पे बैलेंस था, क्योंकि अकबर का बैलेंस क्रेडिट था और बाली का डेबिट था, इसलिए वो यहाँ पर हम लोग। तो इट वाज वेरी सिंपल क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में भी आएगा, तो आप बहुत आराम से करने लायक होने चाहिए। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच इज ऑन कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। अगेन अ वेरी प्रिलिमिनरी और वेरी बेसिक क्वेश्चन। टोटल एसेट आपको दिए हुए हैं 10 लाख रुपीज, एक्सटर्नल लाइबिलिटी आपको दी हुई है 180, एनआरआर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%, एवरेज नेट प्रॉफिट भी दिया हुआ है 1 लाख रुपए। आपको गुडविल निकालनी है, पहला कैपिटलाइजेशन मेथड और दूसरा 3 इयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो दो मेथड से आपको निकालने के लिए इन्होंने यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है। तो देखो जी, जब टोटल एसेट है 10 लाख और एक्सटर्नल लाइबिलिटी है 180, तो एसेट माइनस लाइबिलिटी करके हमारे पास यहाँ कैपिटल आ जाएगी 8,20,000, नॉर्मल प्रॉफिट है 10%, तो 10% एनआरआर को 820 कैपिटल पे लगाएंगे तो वो हो जाएगा 82,000। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, एपी माइनस एनपी। एपी आपको दिया हुआ है एवरेज प्रॉफिट 1 लाख, एनपी 82,000 सॉल्व करके आ गया तो सुपर प्रॉफिट हमारा बन जाता है 18,000 रुपए। और गुडविल कैसे कैलकुलेट होगी, सुपर प्रॉफिट इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न या सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एनआरआर भी बोल सकते हैं। तो 18,000 को जब डिवाइड करेंगे एनआरआर से तो आपके पास यहाँ पर गुडविल आ जाएगी। और दूसरे केस में आपको नंबर ऑफ ईयर परचेज से करनी है, तो वहां पर आप सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज से, तो भी आपके पास गुडविल। ये बस इतना सही फर्क रहता है, यहाँ पर आपको सुपर प्रॉफिट को डिवाइड करना जब हम कैपिटलाइजेशन करेंगे, और यहाँ पर हमको सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से। बाकी सब प्रोसेस बिल्कुल बिल्कुल सेम है। तो आई होप ये भी आपको बिल्कुल क्लियर हो गया हो। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन एडमिशन रिटायरमेंट के ऊपर बेस है। एक्मे एंड कंपनी एक पार्टनरशिप फर्म है, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जेड इसमें पार्टनर्स हैं। प्रॉफिट्स एंड लॉसेस 10:6:4 या फिर हम कह सकते हैं 5:3:2 में शेयर करते हैं। बैलेंस शीट आपको यहां पर दी गई है। लाइबिलिटीज मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जेड। रिजर्व्स आपको दिए हुए अनएप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट। रिजर्व्स का मतलब अगर बैलेंस शीट में है तो ऑब्वियसली वो बांटे तो नहीं गए, अनएप्रोप्रिएटेड वैसे भी हैं ही, लेकिन इन्होंने आपको अलग से बता दिया जिससे आपको और क्लैरिटी मिल जाए। लॉन्ग टर्म डेट, बैंक ऑडिट, ट्रेड पेबल, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज एंड ट्रेड रिसीबल आपको बैलेंसेस दिए हुए हैं। और यहां पर वो क्या कह रहे हैं, इट वॉज म्यूचुअली एग्रीड दैट मिस्टर वाई विल रिटायर फ्रॉम पार्टनरशिप एंड इन हिज प्लेस मिस्टर पी विल बी एडमिटेड। तो एक पार्टनर जा रहा है और उसकी जगह एक और पार्टनर आ रहा है। तो तीन पार्टनर थे एक्स वाई जेड, अब ये वाई जा रहा है और वाई की जगह कौन आ रहा है, वाई की जगह नया पार्टनर आ रहा है पी। चलो जी, 1 अप्रैल 2024 से, और ये आपको एडजस्टमेंट करनी है। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 लाख बट द सेम विल नॉट बी अपीयर एज एन एसेट। गुडविल 3 लाख की है लेकिन ये आपको एसेट में नहीं दिखानी, मतलब गुडविल को आपको एडजस्ट करना है इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बिल्डिंग एंड प्लांट मशीनरी को डेप्रिशिएट करेंगे 5 and 20% रिस्पेक्टिवली, मतलब बिल्डिंग 5% डेप्रिशिएट होगी और प्लांट मशीनरी 20%। इन्वेस्टमेंट आर टू बी टेकन ओवर बाय रिटायरिंग पार्टनर एट 45,000। इन्वेस्टमेंट मिस्टर वाई लेकर जाएगा जो रिटायरिंग पार्टनर है 45,000 पे, और प्रोविजन 20% आपको डाउटफुल डेट का यहाँ पर क्रिएट कर। इन द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म टोटल कैपिटल है 6 लाख रुपए। अब आपको यहाँ पर न्यू फर्म की कैपिटल ऑलरेडी दी हुई है, तो ये कैपिटल एडजस्टमेंट का पॉइंट हो गया। Which is to be contributed by X, Z and P in their new profit sharing ratio जो की है 2:1। तो ये जो 6 लाख की कैपिटल है कह रहे हैं यही अब न्यू फर्म में होनी चाहिए 2:1 की रेशियो में, मतलब 2/5 जो कि हो जाएगा 2.4 लाख, 2.4 लाख एंड 1.2 लाख बिटवीन X, Z एंड P। तो अगर अब इनकी कैपिटल कुछ ऊपर नीचे निकलेगी तो उसको हम एडजस्ट करेंगे। आइदर पार्टनर विल विड्रॉ हिज कैपिटल अगर वो ज्यादा होगी, और वो अदरवाइज he will introduce more capital अगर वो कम पड़ रही होगी। तो वही देखो खुद ही लिख रहे हैं, सरप्लस फंड इफ एनी विल बी यूज फॉर पेइंग बैंक ओवरड्राफ्ट। ज्यादा पैसा होगा तो जो बैंक ओडी है, लाइबिलिटी है, उसको पे करेंगे, और अमाउंट ड्यू टू जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको लोन में डालना है, उसको अभी पे नहीं करना। इतना पैसा आप देख भी सकते हैं
फर्म के पास नहीं है तभी बैंक ओडी की लिमिट ली हुई है, तो वो हम लोन में डाल देंगे और फ्यूचर में कभी हम उसको पे करेंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, बैंक अकाउंट और बैलेंस शीट आपको यहाँ पर बनानी है, जो एक रिक्वायरमेंट जनरली ऐसे क्वेश्चंस की होती है। तो फटाफट से चलते हैं सॉल्यूशन में। और रिवैल्यूएशन अकाउंट में देखो क्या करना है आपको, बिल्डिंग और मशीनरी को डेप्रिशिएट करना था, डेप्रिशिएट कर दिया, प्रोविजन नया क्रिएट करना था, प्रोविजन क्रिएट कर दिया, सब नुकसान वाली बातें हैं तो डेबिट करा। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्योंकि रिटायरिंग पार्टनर बढ़ा के लेके जा रहा है इसलिए गेन है, इसलिए क्रेडिट में लिखेंगे। ये देखो इन्वेस्टमेंट 45,000 पर लेकर जा रहा था रिटायरिंग पार्टनर, और जबकि बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट है 36 की, तो 36 की कोई चीज 45 में लेके जा रहा है मतलब 9,000 का फायदा, तो इसको क्रेडिट में लिख दिया। तभी भी कुल मिला के लॉस ही आया, और लॉस को इनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम लोग डिवाइड कर देंगे, जो कि थी 5:3:2, और बस इतना सा काम करके हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। नेक्स्ट वाज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और हम लोग यहाँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। ओपनिंग कैपिटल आपको गिवन है, हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। रिवैल्यूएशन का लॉस आ चुका है, डेबिट कर देंगे। इन्वेस्टमेंट वाई लेकर चला गया, यहां पर लिख देंगे। रिजर्व्स आपको बांटने हैं ओल्ड रेशियो में, जो आपको बैलेंस शीट में दिए हुए थे, हमने 5:3:2 में बांट दिए। और उसके बाद जो आपका नया पार्टनर आया है और जो ओल्ड पार्टनर जा रहा है, आपको उसको यहाँ एडजस्ट करना है। बैलेंस कैरी डाउन क्या होगा वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। आपकी 6 लाख की जो कैपिटल थी उसको उन्होंने बोला कि आपको उसको इस पर्टिकुलर रेशियो में 2:2:1 में रखना है, तो 2.4 लाख एंड 1.2 लाख आपकी क्लोजिंग कैपिटल होनी चाहिए। तो देखिए बैलेंस कैरी डाउन तो यहाँ आपको ऐसे ही मिल गया, और यही बैलेंस आपकी बैलेंस शीट में भी जाएगा, बैलेंस कैरी डाउन। और इसको आप लोग जब एडजस्ट करेंगे कि कितना पैसा जेड और पी लेकर आएंगे, वो इधर आएगा और इनके अकाउंट से कम कर दिया जाएगा। और वाई क्योंकि रिटायरिंग पार्टनर है तो उसको यहाँ पर ये पैसा लोन में डाल दिया जाएगा, वाइज लोन अकाउंट। और बैलेंसिंग करेंगे तो दिखेगा कि एक्स को और जेड को और पी को ये पैसा लेकर आना है, क्योंकि उनकी कैपिटल ज्यादा बन रही है लेकिन पैसा कम है, तो उनको ये पैसा लेकर आना पड़ेगा। ओके जी, तो बिल्कुल उसी के तरीके से आप बैंक अकाउंट भी बनाएंगे। आपका बैंक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस था, और इसके बाद ये एक्स जेड पी पैसा लेकर आए तो डेबिट में रिकॉर्ड करा, पैसा आ गया, तो एंड में अब आपके पास इतना पैसा बचा जो आपकी बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा। तो ये हमने यहाँ पर बैलेंस शीट बना दी, और बैलेंस शीट में आप देख सकते हैं लैंड बिल्डिंग में जो बिल्डिंग प्लांट मशीनरी में आफ्टर डेप्रिसिएशन वैल्यू आई, ट्रेड रिसीवेबल में प्रोविजन माइनस हो गया, बैलेंस एट बैंक हम बैंक का अकाउंट बना चुके हैं। कैपिटल अकाउंट के बैलेंस तो हमने पहले ही देख लिए थे। लॉन्ग टर्म डेट, ट्रेड पेबल, वाई का लोन जो हम लोन में डाल रहे हैं, तो अल्टीमेटली हमने यहाँ पर ऐसे बैलेंस शीट बना लेंगे। तो एक कंप्लीट क्वेश्चन है, एडजस्टमेंट हमने डिस्कस कर लिए। एक बार आप भी इसको ट्राई कीजिए, बिल्कुल एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप पे बेस्ड। नेपच्यून, जुपिटर, वीनस एंड प्लूटो had been carrying on business in partnership, sharing profits and losses in 3, 2, 1 and 1. They decide to dissolve the partnership on the basis of the following balance sheet. तो यहाँ पर 4 पार्टनर हैं जिनका नाम है नेपच्यून, जुपिटर, वीनस एंड प्लूटो, और ये 4 लोग 3, 2, 1, 1 में ऑलरेडी पार्टनरशिप कैरी करते थे। अब ये फर्म डिसॉल्व होने वाली है, और डिसोल्यूशन के डेट पे ये आपको बैलेंस शीट दी हुई है। कैपिटल अकाउंट नेपच्यून और जुपिटर को तो है यहाँ पर फेवरेबल, लेकिन अगर हम लोग बात करें वीनस और प्लूटो की, तो ये ओवरड्रॉन है, मतलब ये डेबिट बैलेंस है, मतलब ये नेगेटिव या अनफेवरेबल बैलेंस है। जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, सन्ड्री क्रेडिटर्स, मॉर्गेज लोन, प्रेमिसेस, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स एंड बैंक बैलेंस, और यहाँ पर आपका टोटल दिया हुआ है। अब एसेट्स को धीरे धीरे रियलाइज करवाया जा रहा है। डेटर्स से मिल रहे हैं 24,000, स्टॉक से 60,000, फर्नीचर से 16,000 एंड प्रेमिसेस से 90,000। एक्सपेंस डिसोल्यूशन का 4,000, फर्दर क्रेडिटर्स 12,000 भी आपको यहाँ पर पे करने हैं, हैड टू बी मेट। जनरल रिजर्व अनलाइक कैपिटल रिजर्व वाज बिल्ट अप बाय एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो कह रहे हैं जनरल रिजर्व कैपिटल रिजर्व की तरह नहीं है, ये कैसे बना है, ये प्रॉफिट्स का एप्रोप्रिएशन करने से, इकट्ठा करने से बनाया गया है। यू आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ अप रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट, एज्यूमिंग दैट वीनस बिकम इंसॉल्वेंट एंड नथिंग वाज रियलाइज्ड फ्रॉम हिज प्राइवेट एस्टेट। और साथ में ऑब्वियसली गार्नर वर्सेस मोरे के प्रिंसिपल यहाँ लग जाएंगे। तो जो वीनस है एक पार्टनर, ये क्या हो रहा है, ये यहाँ पर हो रहा है इंसॉल्वेंट। ओके जी, तो आपको पता है जब इंसॉल्वेंट होता है तो गार्नर वर्सेस मोरे का प्रिंसिपल लग जाता है, और जो रिमेनिंग सॉल्वेंट पार्टनर होते हैं वो उसको कैपिटल रेशियो में क्या करते हैं, कंपनसेट करते हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं। पहला काम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, और सारे के सारे पहले एसेट्स को हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे बुक वैल्यू पे। तो जो हमारे पास बैलेंस शीट में एसेट्स दिख रहे थे, प्रेमिसेस, फर्नीचर, स्टॉक एंड डेटर्स,
इन सबको हमने यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया। और ऐसे लाइबिलिटीज में थी हमारे पास सन्ड्री क्रेडिटर्स, मॉर्गेज लोन, इसको भी हम लोगों ने यहाँ ट्रांसफर कर दिया। पहला स्टेप हमारा ओवर हुआ। अब हमारी एसेट जैसे जैसे रियलाइज होंगी हम उन सबको यहाँ बाय बैंक लिखेंगे। एसेट्स रियलाइज, तो 4 हमको एसेट्स रियलाइज हो रही हैं, डेटर, स्टॉक, फर्नीचर और प्रेमिसेस और एज इट इज, इन सब चीजों को यहाँ पर लिख के इसका टोटल लगा दिया। और जैसे हम लोग लाइबिलिटीज को पे करेंगे तो उसको भी हम लोग यहाँ लिखेंगे। तो आपके पास क्रेडिटर्स थे 20,000 के और उन्होंने बोला फर्दर 12,000 हमें और पे करने पड़े, तो 20 बुक वैल्यू एंड 12,000 मोर, 32 आपको क्रेडिटर्स को पेमेंट करने में लगा एंड 4,000 आपको डिसोल्यूशन में लगा। तो 32,000 हम यहाँ पर लिखेंगे और 4,000 हम लोग अलग से लिखेंगे टू बैंक, 4,000 रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। मॉर्गेज लोन के ऊपर क्वेश्चन ने कुछ भी नहीं लिखा तो ऑब्वियसली उसको बुक वैल्यू पे पे किया जाएगा जो कि है 80,000 रुपीज, और 80,000 हम लोग यहाँ पर पे ऑफ कर देंगे। बस क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। रियलाइजेशन अकाउंट का बैलेंस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर लॉस आ जाएगा, जिसको हम लोग इनकी ही जो ओल्ड रेशियो थी 3:1 में हम लोग यहाँ पर इस लॉस को क्या कर देंगे, इस लॉस को शेयर करा देंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ पर, हमको एक बैंक अकाउंट बनाना है, लेकिन उससे पहले हम लोग पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नेपच्यून और प्लूटो का फेवरेबल बैलेंस है 1,60,000 ये लिखेंगे। और बाकी दो पार्टनर्स का 10, 12 यहाँ पर नेगेटिव बैलेंस है तो वो डेबिट साइड में लिखेंगे 10 एंड 12। और अब जो चीजें इनको डिस्ट्रीब्यूट करनी है वो पहले करेंगे। जो बैलेंस शीट में आपको जनरल रिजर्व दिया हुआ है 56,000 का इनकी रेशियो में हो जाएगा। और सिमिलरली जो कैपिटल रिजर्व है 14,000 का ये भी बांट देंगे। अब डिसोल्यूशन हो रहा है तो रेशियो वही रहेगी 3:1। जो लॉस आपके पास निकल के आया, लॉस ऑन रियलाइजेशन, वो हम लोग पहले इनके कैपिटल अकाउंट से चार्ज करेंगे। कितना लॉस निकल के आया था 54, 36, 18 एंड 18, इसको हम लोग पहले चार्ज करेंगे तो डेबिट साइड पे लिखेंगे 54, 36, 18 एंड 18। अब क्योंकि ये इंसॉल्वेंसी का क्वेश्चन है जिसमें रूल होता है कि जब गार्नर वर्सेस मरे प्रिंसिपल आप अप्लाई करेंगे तो वो जो रियलाइजेशन लॉस है वो पार्टनर्स को अपने कैपिटल अकाउंट में लाना पड़ेगा। तो देखिए जी 54, 36 और 18 ये सब लेकर आएंगे। और ऑब्वियसली जो पार्टनर इंसॉल्वेंट हो रहा है वो तो नहीं लाएगा, उसका क्या नाम था, वो था वीनस। तो वीनस को छोड़ के बाकी सब पार्टनर को पहले वो लॉस को अपने कैपिटल अकाउंट में लेकर आना पड़ेगा और उसके बाद हम लोग ये गार्नर वर्सेस मुरे प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे। अब कैसे करेंगे उसको देख लेते हैं। आपको यहाँ पर रेशियो बनानी पड़ेगी। ओपनिंग कैपिटल जस्ट बिफोर द डिसोल्यूशन यहाँ रेशियो बनती है, मतलब जो आपके पास बैलेंस शीट दी हुई है उसका इंपैक्ट लेंगे, लेकिन डिसोल्यूशन से पहले क्या हालात थे उसके बेस पे रेशियो बनेगी। तो ओपनिंग कैपिटल नेपच्यून और जुपिटर का लेंगे। एक पार्टनर का और ओवरड्रॉन बैलेंस है जो कि प्लूटो है, तो प्लूटो यहाँ पार्टिसिपेट नहीं करेगा कंपनसेट करने में, क्योंकि आप देख सकते हैं प्लूटो तो बेचारा खुद ही नेगेटिव में चल रहा है, खुद ही वो यहाँ पर डेबिट बैलेंस है, इसलिए वो नहीं करेगा। तो यहाँ पर नेपच्यून और प्लूटो का ओपनिंग बैलेंस 1,60,000 है, आप देख सकते हैं। जनरल रिजर्व और कैपिटल रिजर्व इनके पार्ट का भी इनमें जोड़ देंगे और टोटल हमारे पास आ गया 130 और 80,000। इसकी रेशियो बनाएंगे तो 13 और 8 बन जाएगा। अब लॉस ऑफ वीनस जो कि 18,000 है वो 13 और 8 में कंट्रीब्यूट करेंगे, जो कि निकल के आएगा 11,143 एंड 6,857। और ये पैसा ये वीनस को लाके देंगे और इनके कैपिटल अकाउंट से हो जाएगा चार्ज। और अल्टीमेटली हम लोग इसको बैलेंस करेंगे तो आपको इन दोनों पार्टनर्स को, नेपच्यून और जुपिटर को, इतने रुपए देने पड़ेंगे, जबकि प्लूटो इतने रुपए लेकर आएगा। और अल्टीमेटली हम लोग इससे अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे और हम बैंक अकाउंट बनाएंगे तो हमारा बैंक अकाउंट अपने आप यहाँ पर क्या हो जाएगा, टैली हो जाएगा। ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर आपको दिया हुआ है। आपको एसेट से जो टोटल पैसा रियलाइज वो यहाँ लिखेंगे, जो हम लोगों ने पेमेंट्स करी, क्रेडिटर की, एक्सपेंस, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस की, मॉर्गेज लोन की, वो क्रेडिट कर देंगे। और फिर जो आपका यहाँ पर पार्टनर्स पैसा लेकर आए हैं टू मेड गुड, वो जो लॉस का, रियलाइजेशन लॉस का पैसा ला रहे थे, वो हम लोग यहाँ पर डेबिट करेंगे। और जो आप पेमेंट कर रहे हैं इन पार्टनर्स की वो हम लोग यहाँ क्रेडिट कर देंगे। और अल्टीमेटली प्लूटो के भी 2,000 रुपीज एंड में आ रहे थे, तो ये आपका बैंक अकाउंट बिल्कुल यहाँ बैलेंस। चलिए जी आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कंपनी अकाउंट्स के ऊपर। क्या क्वेश्चन है एक बार देख लेते हैं। कुणाल फॉर्चून लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इश्यूइंग 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। अमाउंट पेबल कैसे कैसे, 1 रुपए एप्लीकेशन पे, 2 रुपए अलॉटमेंट पे, 3 रुपए फर्स्ट कॉल पे, 4 रुपए फाइनल कॉल पे। इसका टोटल करेंगे तो ये पूरा 10 रुपी हो जाएगा। इशू फुली सब्सक्राइब्ड है। अरुण टू हुम 300 शेयर्स वर अलॉटेड फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी। अरुण जिसको 300 शेयर अलॉट हुए उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। एंड इस शेयर वर फॉरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर अलॉटमेंट, और इसी के बाद इसके शेयर को फॉरफिट कर लिया गया है। अजीत टू हुम 450 शेयर्स वर अलॉटेड फेल टू पे द फर्स्ट कॉल। एक और
शेयर होल्डर है जिसने फर्स्ट कॉल यहाँ पर पे नहीं करी, तो क्या हुआ, हिज शेयर्स वर आल्सो फॉरफिटेड आफ्टर द फर्स्ट कॉल, इसके भी शेयर फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट कर लिए गए। कंपनी बहुत एग्रेसिव है, जैसे ही आप एक डिफॉल्ट करते हैं आपका शेयर फॉरफिट कर देती है। आफ्टरवर्ड द सेकंड एंड फाइनल कॉल वाज मेड, और उसके बाद सेकंड फाइनल कॉल मेड करी गई। मोहन टू हुम 150 शेयर्स वर अलॉटेड, मोहन जिसको 150 शेयर्स अलॉट थे, उन्होंने सेकंड एंड फाइनल कॉल नहीं दी और उसके भी शेयर यहाँ पर फॉरफिट कर लिए गए। तो तीन यहाँ पर शेयर होल्डर हैं जो डिफॉल्ट कर रहे हैं और तीनों के शेयर फॉरफिट हो रहे हैं। ऑल द फॉरफिटेड शेयर फिर रीइश्यू कर दिए 9 पर शेयर, और अब आपको जनरल एंट्री करनी है। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, आई कैन गेस इस ऐसे क्वेश्चन आपने भर भर के बेटा क्लासेस में जहां से भी आप लोग पढ़े या स्टडी मटेरियल में करे होंगे, तो बिल्कुल आप ये क्वेश्चन को खुद से ट्राई करेंगे तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। जर्नल करनी है और कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं है क्वेश्चन की, और आपको सारी एंट्री करनी है स्टार्टिंग फ्रॉम एप्लीकेशन टिल फॉरफीचर टिल रीइश्यू एंड टिल ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू कैपिटल रिजर्व। ये सब कुछ आप लोग यहाँ पर करना पड़ेगा, वर्किंग नोट भी बनाना है, और अल्टीमेटली कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा आया वहां पर जाके आपका क्वेश्चन पूरा का पूरा कंप्लीट होगा। बिल्कुल स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक, जो कि यहाँ पर 1650। तो आप लोग को खुद एक बार इसको सॉल्व करना है। मैंने आपको क्वेश्चन समझा दिए क्या क्या फैक्ट्स हैं क्वेश्चन के, अल्टीमेटली आप लोग इसको कैलकुलेशन करेंगे एंड यू विल गेट टू नो कि कैसे करा। चलिए जी, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं, जो कि बोनस और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के ऊपर दिया गया। फॉलोइंग इज द समराइज्ड बैलेंस शीट ऑफ ट्रिनिटी लिमिटेड। शेयर कैपिटल आपको दी हुई है, फिक्स एसेट, डेप्रिसिएशन, इन्वेस्टमेंट, ये सब कुछ आपको यहाँ पर दिया हुआ है। इशूड सब्सक्राइबमेंट, पेड अप कैपिटल है आपके पास, करंट एसेट, लोन एंड एडवांस में, इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल है, कैश बैंक बैलेंस है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, टोटल हो जाता है यहाँ पर 2 लाख, और साथ में रिजर्व एंड सरप्लस में आपको यहाँ पर 3 कैटेगरी है, जनरल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम एंड P&L, और करंट लायबिलिटी प्रोविजन में इतना है, और ये आपका हो जाता है टोटल अमाउंट। अब क्वेश्चन क्या कहते हैं जरा उसको देख लेते हैं। फॉर द ईयर एंडेड द कंपनी मेड अ प्रॉफिट ऑफ 35,000 आफ्टर प्रोवाइडिंग 20,000 डेप्रिसिएशन। तो 20,000 डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करने के बाद प्रॉफिट है 35,000, मतलब अगर डेप्रिसिएशन प्रोवाइड नहीं करते तो टोटल प्रॉफिट कितना होता, 55,000। फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल विद रिगार्ड टू कंपनीज ऑपरेशन। प्रेफरेंस डिविडेंड वाज पेड। सबसे पहले तो आपको यहाँ प्रेफरेंस डिविडेंड पे करना है, कैसे कैलकुलेट करेंगे अभी देखते हैं। ये देखो जी, 1 लाख आपके यहाँ पर शेयर है और 10% यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड का रेट है, तो 1 लाख का 10% यहाँ पर 10,000 हो जाता है, जो आप लोग प्रॉफिट से यूज अप करेंगे और पे करेंगे। साथ साथ जर्नल भी देखते रहते हैं। देखो आप लोग क्या एंट्री हुई, डिविडेंड अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। ओके जी, ये कैसे आया, 1 लाख का 10% हो गया 10,000 रुपए, और फिर इसी को P&L में ट्रांसफर कर दिया, तो एंट्री हो गई P&L टू डिविडेंड। तो ये दोनों एंट्री डिविडेंड को पे करने वाली है। चलिए जी, इसके बाद देखते हैं आगे। अब आपको यहाँ रिडम्पशन करना है प्रेफरेंस शेयर का, तो लिखा हुआ है, पहले लिखा है एक्सेप्ट कैश एंड बैंक बैलेंस, अदर करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी वाज द सेम एज ऑन 31 मार्च 23। तो कह रहे हैं जो पहले करंट एसेट और लायबिलिटी है वो सब सेम है, एक्सेप्ट बस कैश एंड बैंक बैलेंस, बस उसमें चेंज आया, बाकी सब CACL दोनों ईयर्स में बिल्कुल सेम बने रहे। जो पहले CACL थे वही बाद में भी CACL बने। चलिए जी, कंपनी ने रिडीम किया प्रेफरेंस शेयर 10% प्रीमियम पे, तो देख लेते हैं। ये देखो 1 लाख की आपकी रिडीमेबल प्रेफरेंस कैपिटल है, 10% प्रीमियम पे देंगे, मतलब हमें 1,10,000 देना पड़ेगा। तो क्या एंट्री होगी, 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट 1 लाख, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर 10,000, और 2 प्रेफरेंस शेयर होल्डर में चला जाएगा 1,10,000। और यही जो आपका प्रीमियम है इसको हम लोग P&L से क्या कर देंगे, राइट ऑफ कर देंगे। तो P&L डेबिटेड टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, यहां पर इसके ड्यू की एंट्री हम लोगों ने पास कर। आगे चलते हैं। अब इसके लिए वो क्या कह रहे हैं, हमने इन्वेस्टमेंट भी बेच दी। आगे पढ़ो जी, क्या लिखा हुआ है, द कंपनी इशूड बोनस शेयर इन द रेशियो ऑफ 2 शेयर फॉर एवरी इक्विटी शेयर हेल्ड। तो इन द रेशियो ऑफ 2 शेयर, तो 2 बोनस शेयर देने हैं, फॉर एवरी का मतलब एवरी 1 इक्विटी शेयर हेल्ड। एंड टू मीट द कैश रिक्वायरमेंट ऑफ रिडम्पशन, द कंपनी ने सोल्ड कर दी इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट 90% ऑफ कॉस्ट पे सोल्ड हुई है। तो जो इन्वेस्टमेंट है उसकी कॉस्ट कितनी है एक बार देख लेते हैं। इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट आपको यहाँ पर दी होगी। इन्वेस्टमेंट है 1 लाख की, तो 1 लाख का 90% हो जाता है 90,000, तो 10,000 का यहाँ आपको लॉस हो गया। तो क्या एंट्री होगी, बैंक में आ गए 90,000, बैंक डेबिट 90,000, P&L मतलब कि जो लॉस है उसमें आ गया 10,000, और इन्वेस्टमेंट आपने 1 लाख रुपए की यहाँ बेच दी, और जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 1,10,000 देना था वो आपने यहाँ पे कर दिया। और इसमें एक रिक्वायरमेंट रहती है कि आपको नॉमिनल वैल्यू जितना आप लोग यहाँ पर पे ऑफ कर रहे हैं प्रेफरेंस शेयर का, आपको CRR में डालना पड़ता है फ्रॉम फ्री रिजर्व। तो जनरल रिजर्व टू CRR में नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर रिडीम्ड जो कि 1 लाख है वो हम लोग यहाँ ट्रांसफर करेंगे,
और अब बात आती है हमारे बोनस की, और बोनस के लिए उन्होंने बोला जो रेशियो है वो है 2:1। बोनस के लिए उन्होंने बोला 2 शेयर फॉर एवरी इक्विटी शेयर हेल्ड। तो देखते हैं इक्विटी शेयर कितने हेल्ड थे इस डेट तक। तो इक्विटी शेयर जो हमारे हैं वो है 10,000 इक्विटी शेयर। तो 10,000 के बदले में 2:1 या 2 दे रहे हैं, तो 20,000 इक्विटी शेयर के लिए मतलब 2 लाख का आपको यहाँ पर रिजर्व चाहिए। तो 2 लाख रुपए के रिजर्व के लिए टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर हम कौन कौन से रिजर्व को पिक करते हैं, मैंने आपको बहुत बार बताया। पहले हम उन रिजर्व को पिक करेंगे जो ब्लॉक्ड रिजर्व है या जो फ्री रिजर्व नहीं है। इसमें सबसे पहले आपका आ जाएगा सीआरआर जो आपने अभी अभी बनाया था। उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम को हम लोग यूज करते हैं, वो भी सेमी फ्री रिजर्व होता है। फिर हम लोग जनरल रिजर्व को यूज करेंगे, और वो भी जब नहीं बचेगा तो एंड में हमारे पास बचेगा पी एंड एल। ये देखो आपको क्वेश्चन में सारे रिजर्व दिए हुए हैं। जनरल रिजर्व आपके पास है 120, सिक्योरिटी प्रीमियम आपके पास 70 और 18,500 है पी एंड एल। लेकिन इससे भी पहले हमारे पास सीआरआर आ चुका है, तो हम उसको लेंगे फर्स्ट प्रेफरेंस। फिर हम सिक्योरिटी प्रीमियम को 70,000 यहां से यूज करेंगे। फिर हम लोग जनरल रिजर्व को यूज करेंगे, और जनरल रिजर्व 20,000 यूज कर पा रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा जनरल रिजर्व तो यहाँ पर भी लग गया 1 लाख का। ओनली वी आर लेफ्ट विद 20,000, और बाकी आप लोग पी एंड एल से मैनेज करें। चलिए इसके बाद आप बोनस इनको इशू कर देंगे, एंड द क्वेश्चन इज अगेन सॉल्व। अगेन वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन ऑलरेडी हमारी बुक में प्रेजेंट है। चलिए जी आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है इशू ऑफ डिवेंचर्स की। तो ऑन 1 अप्रैल 2023 ग्लोबेक्स लिमिटेड टुक ओवर द एसेट ऑफ 9 लाख एंड लाइबिलिटीज ऑफ 120। तो आपने किसी बिजनेस के 9 लाख एसेट खरीद लिए और लाइबिलिटीज कितने की खरीद ली, 1,20,000 की। तो अगर मैं नेट एसेट की बात करूं, नेट फायदे आपको कितने के मिले, ये होगा 7,80,000 के। और इसके बदले में आपने परचेज कंसिडरेशन लगा 8,80,000। मतलब आपने जो पीसी रखा, परचेज कंसिडरेशन 880 का रखा, आपको एसेट्स मिल रहे हैं 780 के। ऐसा क्यों हुआ, फटाफट से मुझे बताएंगे आप लोग सोच के कि क्या हुआ, मन में सोचेंगे। और वो क्या होगा, क्या वो गुडविल होगा या कैपिटल रिजर्व होगा? आपको ट्रांजेक्शन सस्ती पड़ रही है कि महंगी? आंसर इज महंगी। 780 के बदले में मैं 880 क्यों दूंगा, मतलब मैं 1 लाख रुपए की यहाँ पर गुडविल भी ले रहा हूं, मैं उसको बैलेंसिंग फिगर में दिखाऊंगा। paid the purchase consideration by issuing 8% डिवेंचर ऑफ 100 at 10% प्रीमियम ऑन द सेम डेट। और ये जो 8,80,000 की पेमेंट है मैं कैसे कर रहा हूं, 8% डिवेंचर में जो 100 का है लेकिन 10% प्रीमियम पे, मतलब 110 की वैल्यू हो गई। तो 8,80,000 की पेमेंट हम 100 + 10 या 110 डिवेंचर्स के लिए करेंगे। तो ये कितने हो जाएंगे, मतलब मुझे यहाँ पर 8,000 डिवेंचर इशू करना। चलिए जी XY Limited issued another 6,008% debenture of 100 at discount of 10% redeemable at premium of 5% after 5 years। अब ये एक अलग छोटा सा क्वेश्चन आप कह सकते हैं, जिसमें वो दोबारा से इशू कर रहे हैं 6,008% डिबेंचर 100 रुपीज के, लेकिन 10% डिस्काउंट पे कर रहे हैं। तो कंपनी को यहाँ पर कितने रुपए मिलेंगे, 100 - 10% मतलब 90 रुपीज का ये इशू हो जाएगा। और रिडीम करना है 5% प्रीमियम पे, मतलब रिडम्पशन वैल्यू कितनी है, 105 है। यहाँ पर कंपनी को लॉस हो रहा है, 90 रुपए लेकर 105 रुपए कंपनी दे रही है। एंड अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ द इशू 30 इज पेबल ऑन एप्लीकेशन एंड बैलेंस ऑन अलॉटमेंट ऑन डिवेंचर। और 30 रुपीज यहाँ पर एप्लीकेशन पे मिलेंगे, बाकी आपको अलॉटमेंट पे मिलेगा। एंड इट हैज बीन डिसाइडेड टू राइट ऑफ द एंटायर लॉस ऑन इशू। करंट ईयर में आपको पूरा का पूरा लॉस जो है वो राइट ऑफ करना है, ऐसा कंपनी ने डिसाइड किया है। नहीं तो आप लोग पढ़ते हैं इसको अलग अलग ईयर के हिसाब से राइट ऑफ करा जाता है, किसी रेशियो के हिसाब से करा जाता है, लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं है। जर्नल एंट्री पास करेंगे 23-24 के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। तो इन द बुक्स ऑफ एक्सवाई लिमिटेड जर्नल एंट्री, सबसे पहले तो भैया बिजनेस का लेना देना हुआ, सन्ड्री एसेट 9 लाख की मिली, और हमने 8,80,000 का परचेज कंसिडरेशन हिमालयन लिमिटेड को हमने डिसाइड किया। गुडविल आ गई 1 लाख की, बैलेंसिंग फिगर जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। टू सन्ड्री लाइबिलिटीज 1,20,000 बीइंग बिजनेस परचेज। चलिए जी इसके बाद क्या हो रहा है, आप 8% डिवेंचर इशू कर रहे हैं, मैंने ऑलरेडी आपको कैलकुलेट करके बताया 8,000 डिवेंचर आपको इशू करने पड़ेंगे। तो हिमालयन लिमिटेड की जो 880 की पेमेंट है, अब हम वो सेटिस्फाई करने वाले हैं, ये 880 की। और कैसे कर रहे हैं, बाय इशूइंग डिवेंचर। तो 8% डिवेंचर 8 लाख फेस वैल्यू, और बाकी हो गया आपका सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट, क्योंकि 10 रुपए का यहाँ पर प्रीमियम है। 8,000 8% डिवेंचर ऑफ 100 इज इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 10। इसके बाद आप दोबारा से डिबेंचर इशू कर रहे हैं, जिसमें वो क्या कह रहे हैं, 30 रुपए एप्लीकेशन पे हैं और बाकी आप अलॉटमेंट पे लेंगे। टोटल पैसा आपको 90 रुपीज यहाँ पर मिल रहा है, क्योंकि 10% डिस्काउंट पे। तो 30 रुपए के हिसाब से आपको 6,000 डिबेंचर पे 30 रुपए बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंट्री होगी 1,80,000 से। डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर 1,80,000 सेकेंड एंट्री हो जाएगी, एप्लीकेशन स्टेज ओवर।
इसके बाद डिवेंचर अलॉटमेंट कितने की होगी 6000, और अब आपका जो डिवेंचर है 30 यहाँ पर हो गया, तो बाकी बची 60 रुपीज वैल्यू, क्योंकि 90 रुपीज ही बस आपको इशू पे मिल रहे हैं, तो 3,60,000 यहाँ पर आ गया। और साथ में 8% डिवेंचर जो कि पूरे फेस वैल्यू पे होगा, जो अलॉटमेंट की 70 थी, 4,20,000। और हमें फ्यूचर में इसको प्रीमियम पे देना है, और कितना प्रीमियम है 105, मतलब 5 रुपए का प्रीमियम। तो 6,000 आपके यहाँ पर डिवेंचर है, उस पर 5 रुपए का प्रीमियम, मतलब 30,000 का आपको फ्यूचर में लॉस हो गया। टोटल लॉस जो आपका हो गया 90,000। ये कैसे आया, एक तो आपका डिस्काउंट वाला लॉस जो कि है 60,000, और साथ ही साथ आपका 30,000 का यहाँ पर प्रीमियम और रिडम्पशन, टोटल लॉस आपका हो गया 90,000। आप चाहो तो इसको अलग अलग भी लिख सकते हो, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर एंड डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, या चाहो तो लॉस अकाउंट में दोनों चीजों को भी डेबिट कर सकते हो, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद बैंक टू डिवेंचर अलॉटमेंट, डिवेंचर अलॉटमेंट की सेकंड एंट्री, और उसके बाद आपको इसको राइट ऑफ करना है, तो एंट्री करेंगे P&L डेबिटेड, जो आपका 90,000 का लॉस आया, टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है आपको लॉस को करंट ईयर में ही पूरा का पूरा राइट ऑफ करना है, इसलिए पूरा का पूरा मैंने यहाँ पर P&L में 90,000 डाल। अगर ऐसा नहीं होता तो जिस भी रेशियो ईयर्स के हिसाब से हमें लेना होता 1/4 या 1/5 हम लोग वैसे लेते हैं। नाउ लास्ट इज थ्योरी क्वेश्चन, क्योंकि थ्योरी भी आपके एग्जाम में थोड़ी बहुत पूछी जाती है। तो क्या पूछ रहे हैं, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। हमें ऑलरेडी पता है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या होता है, जिसमें हम लोग एज्यूम करते हैं कि हमारे बिजनेस का इनडेफिनेट फ्यूचर है, फोरसेबल फ्यूचर है, और वो अभी कोई भी इंटेंशन नहीं रखता बंद होने की, कर्व डाउन होने की। इसलिए हम लोग हर एक चीज को जो हम बाय करते हैं फ्यूचर पर्सपेक्टिव से करते हैं, हम उसको एसेट मानते हैं और हम उसको एक्सपेंस नहीं मानते। बस यही सब चीजें आपको यहाँ पर बता। The financial statements are normally prepared on the assumption that an enterprise is going concern and will continue in operation for foreseeable future. Hence, it is assumed that the enterprise has neither the intention, कोई intention नहीं है, nor need to liquidate or curtail materially the scale of operation. कोई हमें operations या business को बंद करने की intention नहीं है. If such an intention or need exists, the financial statement may have been prepared on a different basis, and if so, the basis is used इज डिस्क्लोज। अगर ऐसा होगा कि हमें इंटेंशन है कि बिजनेस बंद हो सकता है इन नियर फ्यूचर, हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकॉर्डिंगली बनानी पड़ेगी, और ये बात भी हमें डिस्क्लोज करनी पड़ेगी, क्योंकि गोइंग कंसर्न एक फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन है। अगर आपको आपका सब कुछ सही चल रहा है तो डिस्क्लोज नहीं करना, लेकिन अगर दिक्कत है तो ही आपको डिस्क्लोज करना। चलिए जी, इसके बाद नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, या प्यार से हम एएस बोलते हैं। इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, ये क्यों यूज किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर सिलेक्टेड सेट ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, ये कुछ अकाउंटिंग पॉलिसीज के सेट हैं, कुछ ब्रॉड गाइडलाइंस है, जिनको देख के पढ़ के सब अकाउंटेंट्स वगैरह काम करते हैं, और एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन होती है, और किसी भी रीडर यूजर के लिए बहुत ईजी हो जाता है सब चीजों को पढ़ना। रिगार्डिंग द प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स टू बी चूजन आउट ऑफ सेवरल ऑल्टरनेटिव। So the main objective of accounting standard is to establish standard which have to be complied with to ensure that financial statements are prepared in accordance with general accepted accounting principle, जिससे सब लोग जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो किसी जगह पर प्रिवेल कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंगली सब लोग काम करें, और रीडर के लिए, यूजर के लिए, सारे इंटरनल एक्सटर्नल यूजर के लिए इजी हो जाए उसको पढ़ना। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सीक टू सजेस्ट रूल एंड क्राइटेरिया फॉर अकाउंटिंग मेजरमेंट। कभी कभी कुछ अलग अलग चीजों को मेजर करने के कुछ रूल होते हैं, जैसे इन्वेंट्री को कैसे वैल्यू करें, इन्वेस्टमेंट को कैसे मेजर करें, इन सब चीजों की बातें भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करता है। दीज स्टैंडर्ड हार्मोनाइज द डाइवर्स अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस एट प्रेजेंट इन यूज इन इंडिया। तो जो अलग अलग पॉलिसीज प्रैक्टिसेस चल रही हैं उनको हार्मोनाइज करने का, इकट्ठा एक ही प्लेटफॉर्म पे लाने का काम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करता है, ताकि सबके लिए कॉमन रूल्स बनाए जाएं, और सबके फॉर्मेट, फॉर्मूले या सब चीजें अलग अलग ना हो, सबके बिल्कुल एक ही तरीके से फॉर्मेटिंग की जाए। चलिए जी, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रिटायरमेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। रिटायरमेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, तो हमने इसको भी डिस्कस किया है कई बार। जब ड्रॉर एंड ड्रॉई ये दो पार्टी होती हैं, और ड्रॉई जिसके ऊपर बिल्स पेबल पे करने की लाइबिलिटी है, और ड्रॉर को बिल्स रिसीवेबल के थ्रू पेमेंट आएगी, तो जब ड्रॉई के पास ऑलरेडी पेमेंट होती है और वो ड्रॉर को रिक्वेस्ट करता है कि भैया मेरे पास ऑलरेडी पेमेंट है, तो मैं आपको प्री पे करना चाहता हूं, मैं पैसा ड्यू डेट तक नहीं रुकना चाहता, मुझे नींद नहीं आ रही, आपकी पेमेंट के चक्कर में मुझे टेंशन रहता है कि उस व्यक्ति को पेमेंट करनी है, इसलिए मैं आपको आज ही पेमेंट करने आ रहा हूं। मान लो इसने 20,000 रुपए पे करने हैं, लेकिन बदले में क्या मांगेगा, बदले में वो उससे मांगेगा कुछ रिबेट, और वो उसको कहेगा आप अगर 500 रुपए की लेट सपोज मुझे रिबेट दे रहे हैं, तो मैं आपको 19,500 आज ही दे देता हूं, अब आपको 1 महीना और या 2 महीना और रुकने की जरूरत नहीं है,
इसको बोलते हैं रिटायरमेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। यहाँ पर रिबेट के थ्रू अर्ली रिटायरमेंट हो जाता है, बिल जल्दी खत्म करा दिया जाता है ड्रॉर और ड्रॉई के म्यूचुअल कंसेंट के साथ। तो बिल्कुल वही लिखा हुआ है, समटाइम्स द एक्सेप्टर ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज, एक्सेप्टर का मतलब बेसिकली ड्रॉई जिसने एक्सेप्ट किया हुआ है, हैज स्पेयर फंड, उसके पास ऑलरेडी स्पेयर फंड होते हैं, मच बिफोर द मैच्योरिटी डेट ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड बाय हिम, he may therefore desire to pay the bill before the date, तो वो डिजायर करता है कि मैं टाइम से भी पहले पे कर दूं। in such a circumstance the acceptor shall ask the payee और होल्डर ऑफ द बिल टू एक्सेप्ट कैश बिफोर मैच्योरिटी डेट, उससे रिक्वेस्ट करेगा कि क्या आप पहले भी पैसा एक्सेप्ट कर लेंगे। इफ द पे एग्री द एक्सेप्टर में अलाउ अ रिबेट, या उसको डिस्काउंट कह सकते हैं ऑन सच अर्ली पेमेंट, और इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग रिटायरमेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं। लास्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन टू एन इंडस्ट्रियल यूनिट। ये जो बीआरएस हम लोग प्रिपेयर करते हैं, प्लस आइटम माइनस आइटम, बिल्कुल वही, ये इंडस्ट्रियल यूनिट के लिए क्या काम की है, तो आइए देखते हैं ये कहाँ कहाँ इंडस्ट्रीज में किस तरीके से काम होती है। तो banks are essential to modern society, but for industrial unit it serves as necessary instrument in the commercial world। तो वहां पर बीआरएस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस आर डन थ्रू बैंक, वहां पर कैश में बहुत कम ट्रांजेक्शन होती है, सब कुछ बैंक से होता है, इसलिए आपको बैंक को रिकंसाइल करना अपनी कैश बुक के बैंक कॉलम से बड़ा नेसेसरी है, ताकि कोई भी चेक जो आपने इशू करे हैं ऐसा ना हो कि वो प्रेजेंट फॉर पेमेंट नहीं हुए, या डिपॉजिट कर रहे हैं तो उसका पैसा ना मिला हो, इन सबका पूरा का पूरा आपको रेगुलर चेकिंग की जाती है ताकि कोई भी एरर यहाँ पर कमिट ना हो। वेदर इट इज अ रिसीट और अ पेमेंट, रेदर इट इज लीगली नेसेसरी टू अप्रूव द ट्रांजेक्शन थ्रू बैंक आफ्टर अ सर्टेन लिमिट, क्योंकि कुछ लॉ की भी रिक्वायरमेंट रहती है कि कुछ भी बड़ी ट्रांजेक्शन है तो आपको बैंक या चेक के थ्रू ही करनी है। ऑल द ट्रांजेक्शन विच हैव बीन ऑपरेटेड थ्रू बैंक इफ नॉट वेरीफाइड प्रॉपरली, अगर वेरिफिकेशन नहीं करी, the industrial unit may not be sure about its liquidity position in the bank on a particular date। अगर आपके बैंक में वो पैसा नहीं आया तो लिक्विडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। आपने तो चेक जमा करा दिया और देखा भी नहीं कि वो चेक से बैलेंस आपका बैंक का बढ़ा है कि नहीं बढ़ा, और आपने बहुत सारी पेमेंट ऑटो मोड में लगाई होती है, इंश्योरेंस पे करना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, सैलरीज पे करनी है, तो अगर आपके अकाउंट में बैलेंस ही नहीं आया था तो आप कैसे पे कर सकते थे, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। There may be some checks which have been issued but not presented, as well as there may be some deposit which has been deposited in the bank but not collected and so forth। तो इसकी वजह से इसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा बढ़ती है। इतना भी आप लोग लिख के आएंगे तो आपके लिए इनफ होगा। बेसिकली आपको बस रिक्वायरमेंट ही बतानी है इंडस्ट्रियल यूनिट की कि वहां पर मैक्सिमम ट्रांजेक्शन बैंक से होती है, इसलिए ध्यान रखना जरूरी है कि कोई भी चेक इशू किया, क्या पेमेंट हो गई, डिपॉजिट किया, क्या पैसा आ गया, क्योंकि और भी चीजों की पेमेंट करनी है वो हमको यहाँ पर देखना। चलिए जी, तो इसके साथ हमारी ये आरटीपी का पूरा एनालिसिस कंप्लीट होता है। आई होप ये आपको एनालिसिस बहुत अच्छा लगा होगा और आप भी साथ साथ कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे या आपके पर्टिकुलर एग्जाम के लिए हम लोगों ने बनाई है। तो मिलेंगे फिर किसी और वीडियो में। टिल देन गुड बाय एवरीवन, टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे